हर स्टूडेंट का सपना होता है कि एक बार उसे बस मौका मिल जाए और वह इस स्कूल में जा पाए, क्योंकि ये स्कूल होता है इतना ज़्यादा सीक्रेट होता है, इसके बारे में किसी को पता भी नहीं होता है कि ये कहाँ पर है। पहाड़ों के बीच में छुपा हुआ होता है। और लेकिन वही स्टूडेंट वहाँ जा सकते हैं जिनको इनवाइट किया गया हो, इनविटेशन मिला हो, जो कोई सीक्रेट ट्रेन द्वारा वहाँ पर ले जाया जाता है, क्योंकि ये स्कूल कोई आम स्कूल नहीं होता है। इस स्कूल के अंदर जो स्टूडेंट जाते हैं उनको इस तरह से ट्रेन किया जाता है कि वे इतने स्ट्रॉन्ग वॉरियर फाइटर या मजिशियन बनते हैं कि एक एक स्टूडेंट हजारों के सामने मुकाबला कर सकता है, उनको हरा भी सकता है, और उन सभी को ड्रैगन्स के साथ में फाइट करने के लिए उन्हें तैयार किया जा रहा होता है। इसीलिए सब लोगों का सपना होता है पर जाने का। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर लुओ मिंगफे, वह भी इसमें इन्वाइट किया जाता है, लेकिन वह सोच रहा होता है कि वह एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट के तौर पर जा रहा है, लेकिन उसे नहीं पता होता है कि वह एक एसएस रैंक स्टूडेंट के तौर पर वहाँ पर इन्वाइट किया गया है। तो चलो उसकी जो जर्नी होती है एसएस रैंक की पर स्टार्ट करते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को ये बिल्कुल ही पसंद नहीं होता है कि उसको एसएस रैंक पर क्यों इन्वाइट किया गया है, वह तो एक न्यूबी होता है। इसीलिए चलो सीरीज को स्टार्ट करते हैं। कहानी की स्टार्टिंग होती है एक सबवे स्टेशन से, जहाँ पर लुओ मिंगफे खड़ा होता है और एक सिक्योरिटी गार्ड से कहता है मुझे सीसी सबवे स्टेशन का पता बताओ किधर ही साइड है। लेकिन वह उसको एक भिखारी समझ लेता है, इसीलिए तुरंत ही उसको दूसरा जाने के लिए कहता है। लेकिन वह दोष दे सकता उस ओल्ड लेडी के लिए जिसने उसे गलत रास्ता बताया था सबवे स्टेशन का। कैंटीन में जाकर एक बर्गर खरीदने की कोशिश करता है, लेकिन वे लोग भी उसे भिखारी समझ लेते हैं। सबसे दिक्कत वाली बात तो ये होती है भिखारी भी उसको भिखारी समझ के ऑल द बेस्ट कहते हैं और उसकी सिचुएशन और ख़राब हो जाती है। वहाँ एक बंदा आता है और वो उससे कुछ पैसे मांगता है, लेकिन लुओ मिंगफे अपने आप को स्कैम कैसे होने दे सकता है। लेकिन तभी बंदा देखता है लुओ मिंगफे के पास एक कार्ड है एक स्कूल का। वे कहते हैं देखो मैं भी तुम्हारे साथ का ही उसी अकेडमी का स्टूडेंट हूँ। लुओ मिंगफे काफ़ी खुश होता है कि कोई स्टूडेंट तो उसका साथ का मिल गया, लेकिन बंदा अपना नाम बताता है, इसका नाम बैन फायरिंग होता है। वो उससे पैसे भी ले लेता है। नेक्स्ट सब स्टेशन में वेट कर रहे होते हैं और बताता है जिस स्कूल में हम लोग जा रहे हैं वह काफ़ी अधिक सीक्रेट स्कूल, उसके बारे में किसी को नहीं पता है, लेकिन मुझे सब कुछ पता है वह माउंटेन में कहाँ पर है। और वैसे जो केवल स्पेशल स्टूडेंट होते हैं वही वहाँ पर जा सकते हैं। हम जैसे जो नॉर्मल स्टूडेंट होते हैं उनको वेट करना पड़ता है, घंटों दिन भी निकल जाते हैं, तब ट्रेन आती है और हमको लेकर जाती है। इसलिए बस तुम वेट करो फिर हम साथ में निकलेंगे। जिसके साथ में वहीं पर वह सो जाता है और लुओ मिंगफे भी देखता है ये बात, तो तुरंत ही वह भी सो जाता है। लेकिन अचानक से एक सपना देख रहा होता है जहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं, भाग रहे होते हैं, आग लगी होती है, तबाही हो रही होती है, सारी सारी क्लिप से नीचे जंप कर रहे होते हैं। उसी सपने में उसी सब स्टेशन में होता है जहाँ पर कि उसका सामने एक यंगर ब्रदर बैठा होता है। वह कहता है तो तुम आखिर यहाँ पर आ गए। लेकिन तभी उसको कुछ पैसे देने की कोशिश करता है, लेकिन वह छोटा लड़का कहता है तुम सच में अभी भी नहीं सुधरे हो ना, कितने ज़्यादा तुम अभी भी काइंड हो, तुम इस चीज़ को सुधार लो। अचानक से वह जाग जाता है, वहाँ पर एक बंदा एंट्री लेता है और कहता है ट्रेन का आने का टाइम हो गया, इसीलिए तुम यहाँ से आप चल सकती हो। लेकिन जब उसकी नज़र जाती है लुओ मिंगफे पे तो शॉक जाता है और कहता है तुम तो वही स्टूडेंट हो जिस स्टूडेंट का इतने टाइम से वेट किया जा रहा था, एक एसएस रैंक स्टूडेंट जिसको एसएस रैंक के तौर पर ही इस स्कूल में एडमिशन दिया गया है। तुम्हारी जो पोजीशन है वह इस स्कूल के प्रिंसिपल के बराबर है। यदि तुम एक बार अपने कार्ड को स्कैन कर देती तो ट्रेन तुम्हें खुद यहाँ पर लेने के लिए आती, तुम्हें यहाँ पर वेट करने की कोई जरूरत ही नहीं थी। ये सुनकर तो लुओ एकदम शॉक जाता है कि मतलब उसने फ्री में एक दिन यहाँ पर इंतजार किया था, पूरा दिन वेस्ट कर दिया। जब वह कार्ड को स्कैन करता है तो पूरी सब स्टेशन होती है लाइट अप हो जाती है, क्योंकि एक एसएस रैंक स्टूडेंट ने अपना कार्ड स्वीप किया होता है। ये देखकर तो बैन फायरिंग भी शॉक जाता है, एक एस रैंक स्टूडेंट को इस तरह से वेलकम किया जाता है। जैसे सब स्टेशन पर पहुंचते हैं यहाँ पर बहुत सारे लोगों को देखकर लुओ मिंग डर जाता है, तो वह कहते हैं मत करो, भी लोग बस एक्टर्स हैं। नेक्स्ट तुरंत ही वहाँ पर आ जाती है एक ट्रेन आ जाती है, जिससे कि एक प्रोफेसर निकल के आते हैं, जंप करते हैं और कहते हैं तुम आखिरकार हम तुम्हारे कितने टाइम से वेट कर रहे थे, आ जाओ। ट्रेन में बैठते हैं और ट्रेन निकल पड़ती है। लेकिन वे लोग जब ट्रेन के अंदर बैठे होते हैं तो ट्रेन पूरी तरह से लग्जरी होती है, केवल वे लोग अकेले होते हैं उस ट्रेन के अंदर। जहाँ पर कि वन फायरिंग होता वहाँ से चला जाता है, लेकिन प्रोफेसर कहने लगते हैं कि यहाँ पर हम लोग इस अकेडमी के अंदर स्टूडेंट को तैयार करते हैं जो कि ड्रैगन्स का सामना करने के लिए भी होते हैं और ड्रैगन्स के बारे में बताते हैं। लेकिन ये सुनकर तो बस शॉक जाता है कि सच्ची मजाक कर रहे हैं या फिर प्रोफेसर का दिमाग ठीक नहीं है, ड्रैगन कहाँ एग्जिस्ट करते हैं। अचानक से फिर से भी एकदम सपने में खो जाता है। वह लड़का उसके सामने फिर से आता है और कहता है ड्रैगन सच में एग्जिस्ट करते हैं। फिर वह पुरानी हजारों साल पहले की स्टोरी बताता है एक ड्रैगन किंग एम्परर के बारे में, निडॉग, जो कि एक ब्लैक ड्रैगन एम्परर था जिसको उसके थ्रोन पर ही मार दिया गया। लेकिन उस स्नोई माउंटेन के ऊपर वॉरियर्स ने उसकी बॉडी को वहीं दफना दिया, जिसके बाद से न्यू ड्रैगन की जो एज थी स्टार्ट हुई थी। लेकिन लुओ मिंग उससे पूछता है क्या तुम्हारे ड्रैगन के साथ में कोई संबंध है, तो वह कहता नहीं। लेकिन तभी लुओ फंग अपनी कॉन्शियस में वापस आ जाता है। अचानक वहाँ पर एक बंदा आता है जिसका नाम मैसासी तियोमा होता है, जो कि ड्रैगन की एग्जिस्टेंस के लेकर काफ़ी सारी एविडेंस लाया होता है, जिसमें एक ड्रैगन स्केल भी होती है, एक कंटेनर भी होता है और बताने लगता है हमें सबसे पहले 1796 में एक ड्रैगन चाइल्ड मिला था और तब से वह सो रहा है, अनकॉन्शियस स्टेट में ही है,
लेकिन हम ये पूरी तरह से प्रूव कर सकते हैं ड्रैगन ही हैं। जैसे उसके करीब जाता है, वह ड्रैगन चाइल्ड जाग जाता है और तुरंत ही उस कंटेनर से निकलने की कोशिश कर रहा होता है। बहुत कोशिश के बाद आखिरकार फिर से सो जाता है। प्रोफेसर गुडरेरियन होते हैं, वे एकदम शॉक्ड जाते हैं और कहते हैं अच्छा है कि उन्हें पिछली साल इस कंटेनर को अपग्रेड कर दिया था, इसीलिए सब ठीक है, वरना पूरी पूरी तबाही आ जाती है अभी के अभी। और ये सब हुआ होता है केवल लुओमेंग के ब्लड लाइन की वजह से। नेक्स्ट वो लोग जा रहे होते हैं उसी अकेडमी के अंदर, जहाँ पर ये बताते हैं अभी हमारे जो कैसल कॉलेज, जहाँ पर तुम हम वेलकम करते हैं। कैसल कॉलेज सच में कितना लग्जरी होता है। लुओमिंग भी देखकर शॉक्ड जाता है, सच में काफी अच्छा होता है। और बताते हैं इस चाइना के अंदर काफी सारे ड्रैगन्स हैं जो कि अभी भी जागे नहीं है, सो रहे हैं, इसीलिए हम सभी को उनका मुकाबला करने के लिए तैयार रहना को, इसीलिए यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं उन सभी को तैयार किया जा रहा है। जिस तरह से आगे की तरफ बढ़ते हुए जा रहे होते हैं, इस बात पर लुओमिंग पहुंचता है आखिर यहाँ पर कोई भी स्टूडेंट हमको देखने को क्यों नहीं मिल रहा है। मतलब कि पूरी जगह होती है पूरी तरह से खाली होती है, एक स्टूडेंट भी नहीं होता है। ये बात देखने के बाद अचानक से डर जाते हैं और कहते हैं रुको रुको, हमको यहाँ पर छुपना होगा। चलो यहाँ पर अचानक से एक वॉर स्टार्ट होने वाली है जो कि 2 यूनिट्स के बीच में होने वाली है। लॉयन हाइट सोसाइटी और स्टूडेंट यूनियन के बीच में होने वाली है, इसलिए जल्द से जल्द हमको छुपना होगा। ये सुनकर एकदम बस शॉक्ड जाता है कि ये चल कह रहा है। जैसे भी लोग वहाँ से भागने की कोशिश भी करते हैं, अचानक से एक स्नाइपर आता है और एक शूट करता है, जिसके साथ में गोलियां स्टार्ट हो जाती हैं और 2 यूनिट्स होती हैं निकल के आ जाते हैं, जो कि एक दूसरे पर गोलियों की बारिश करने स्टार्ट कर देते हैं। जो देखकर ही पता चल रहा है कि वह कोई आम बंदे नहीं होते हैं। और अचानक से ये गोली आकार गुडेरियन प्रोफेसर को शूट करती है और वह ढेर हो जाता है। लेकिन इस बैटल के दौरान सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं लगभग मारे जाते हैं, केवल 2 जो लीडर्स होते हैं वही बचे होते हैं। दोनों तरफ की एक स्नाइपर बचा होता है, जिसमें पहले लीडर जू जुहांग और सीजर दोनों ही बचे होते हैं, दोनों फाइट कर रहे होते हैं। अचानक से वहाँ पर एक स्नाइपर आती है नैनो, जो कि शूट करने वाली होती है, लेकिन पीछे से एक स्नाइपर उस स्नाइपर को ढेर कर देती है। वह सोचने लगता है कि क्या चल रहा है, वह काफी यदि टेरिफाइड डरा हुआ होता है। अचानक से उसके अंदर सिकाब आ जाती है, ये लोग तुम्हारे सामने जो भी कर रहे हैं उन सबको पनिश करो। अचानक से वह गन को उठा लेता है और पूरी तरह से बदल चुका होता है। ये हेड शॉट के साथ में उस गर्ल को ढेर कर देता है और दूसरी शॉट से वह चू जुहांग और सीजर दोनों को ही ढेर कर देता है, जिसके साथ वह सोचने लगता है बैठकर आकर उसने ये सब क्या किया। अचानक से एक अलार्म बजता है और जहाँ पर काफी सारी नर्सेस गर्ल होती हैं वह आ जाती हैं, सभी को हील करने के लिए उन्हें इंजेक्शन देने लगती हैं। वहाँ पर तुरंत ही एक प्रोफेसर आते हैं, प्रोफेसर मैन, और कहती हैं आखिर इस तरह से एक फ्रेशमैन उसने इस गेम के अंदर पार्टिसिपेट क्यों किया। मतलब ये गेम चल रहा था जो कि एक बैटल प्रैक्टिस के तौर पर थी। फिर सोचने लगता है क्या। अचानक से पीछे से गुडेरियन प्रोफेसर भी जाग जाते हैं, उसको देखकर डर जाता है, सोचता है शायद वह घोस्ट है। लेकिन वह कहते हैं यार मैं कोई घोस्ट नहीं हूँ, ये गेम है जिसमें कि सभी लोगों को प्रैक्टिस कराई जाती है एक बैटल की तरह ही। और हाँ, ये जो बुलेट थी उनके अंदर कुछ बुलेट की तरह कुछ कलर होता है, जैसे हिट करता है तो पता चलता है बंदा हिट हो चुका है, इसलिए वह हार जाता है और वह सेम वहीं पर दोबारा ढेर हो जाते हैं। लेकिन तभी प्रोफेसर मेनस्टाइन होते हैं चिल्लाकर कहने लगते हैं आखिर तुम लोग ये सब क्या करो, तुम्हें पता है इस वजह से कितनी ज्यादा प्रॉपर्टी डैमेज हुई है। इस प्रिंसिपल से शिकायत करेगा, तुरंत कॉल कर देता है प्रिंसिपल के लिए और कहता है लोगों ने कितनी ज्यादा प्रॉपर्टी को डैमेज किया, इसीलिए इस सब जो भी रिपेयरिंग खर्चा पे सब तो लिया जाएगा नहीं इससे। लेकिन प्रिंसिपल कहते हैं उन सब स्टूडेंट से कि तुम जो भी करना है करो और प्रोफेसर की बात पर ध्यान मत दो, अपनी प्रैक्टिस जारी रखो। और प्रिंसिपल कहते हैं मुझे माफ करना, अगली बार मैं ये सब देखने के लिए खुद वहां पर आऊंगा। ये सुनकर सभी स्टूडेंट बहुत खुश होते हैं, लेकिन प्रिंसिपल कहते हैं लूमिंग फेस से बात कराने के लिए डायरेक्टली वे तुरंत ही वेलकम कर लूमिंग फे के लिए और कहते हैं सच में तुम एक एस रैंक स्टूडेंट हो और हाँ तुमने अभी अभी 2 ए रैंक स्टूडेंट को लीडर्स को ढेर कर दिया, इससे तुम प्रूफ होते कि सच में तुम एक एस रैंक स्टूडेंट हो। और जिसके बाद प्रोफेसर मेनस्टाइन होते हैं, वह कहते हैं मेरे ख्याल से अभी तुम अपने डॉर्मेटरी में वापस चले जाने चाहिए, क्योंकि तुमने जिन लीडर्स को ढेर किया है ना उसके फॉलोअर्स अभी गुस्से में होंगे, तुमसे साथ बदला लेना चाहेंगे। नेट दिखाता है प्रिंसिपल जो कि प्रोफेसर मेंस नाम से एक प्रोफेसर होता है उनसे बात कर रहा होता है और कहता है कि 8 साल पहले जो इंसिडेंट हुआ था जिसकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट को मार दिया गया था, इसीलिए जो ट्रेनिंग सेशन है अभी बहुत ज़्यादा जरूरी है। इस बात पर प्रोफेसर मीन्स कहते हैं हाँ, जिसमें कि चू और सीजर है, ये लोग तो सच में काफ़ी ज़्यादा अच्छे स्टूडेंट्स हैं, लेकिन जिसमें लूमिंग फे है वह भी काफ़ी अच्छा एक स्टूडेंट बन सकता है और हमारे लिए एक पिलर के तौर पर खड़ा हो सकता है। लेकिन जिसके बाद वे लोग कल का जो हिल्स ऑपरेशन होने वाला उसके बारे में डायरेक्ट बात करना स्टार्ट करते हैं। प्रोफेसर मीन्स कहते हैं जहाँ पर कि 2 स्टूडेंट्स हैं हैकिया और येन लिंग दोनों ही जाने के लिए तैयार हैं, इसीलिए हमको जो स्लीपिंग ड्रैगन है उसको भी जगाने से बचना होगा। इधर दिखाता है फिंगरिंग जो कि यहाँ रूममेट बन चुका होता है लुओमिंग का, और वह कहता है तुमने पहले से ही दोनों ग्रुप्स हैं लॉयन हार्ट सोसाइटी और स्टूडेंट यूनियन दोनों के लीडर से दुश्मनी ले रखी है, इसलिए सारे लोग तुमसे बदला लेना चाहेंगे। चलो मैं तुमको आसपास में घुमा देता हूँ। आसपास में अकेडमी में घुमा रहा होता है जो कि सच में काफ़ी लग्जरी अकेडमी होती है। बहुत सारी ऐसी जगहें होती हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा ही फेमस होती हैं। कुछ ऐसी जगहों पर ले जाता है जो कि काफ़ी सीक्रेटली भी होती हैं ट्रेनिंग करने के लिए। एक जगह पर ले जाता है जहाँ पर ये ट्रेनिंग करती है और प्रोफेसर मिनस्टाइन जिन्होंने की बिल्डिंग में काफ़ी कुछ ट्रेनिंग की होती है उस बिल्डिंग को भी दिखाता है। तभी देखता है बहुत सारे स्टूडेंट्स अलग अलग एबिलिटी के साथ में अपनी ट्रेनिंग्स कर रहे होते हैं, उनकी पावर्स होती हैं। अचानक से स्टूडेंट की पावर्स एकदम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं, तो तुरंत टीचर उसको कंट्रोल करते हैं जिससे कि कोई भी आसपास में डैमेज ना हो। लेकिन जैसे जैसे वो आगे तरफ बढ़ रहा होता है अचानक से उसे महसूस होता है कुछ तो गड़बड़ है। अचानक से एक ट्री को देखता है जिसका जो माहौल होता है आधा
कोल्ड और आधा नेचुरल होता है। यानी वे वेदर ट्री होता है जिसके बारे में फायरिंग बताता है। ये एक बल्ड ट्री है, जब से ड्रैगन एम्पर को हराया गया तब से बल्ड ट्री यहीं पर है। अचानक से वहाँ पर प्रोफेसर गुडेरियन आती हैं और कहते हैं तो मेरे साथ में अपनी डॉर्मेट्री चलो, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी काम है। डॉर्मेट्री में आने के बाद प्रोफेसर गुडेरियन लूमिंग को एक आईडी कार्ड देते हैं जो कि उसकी स्टूडेंट आईडी होती है और कहते हैं तुम्हें एक एंट्रेंस एग्जाम अब देना होगा, जो कि 3 एग्जाम होने वाले हैं न्यू स्टूडेंट के लिए, जिसमें तुम फेल हो गए तुमको डायरेक्ट एक्सपेल कर दी जाएगा। लेकिन तुम एक एस रैंक स्टूडेंट हो तो इसीलिए तुम पर हमें बिलीव है कि तुम इस आसानी से कर लोगे। जिसके साथ भी एक गिफ्ट लाई होती है बॉक्स, जिसमें कि एक ड्रैगन की यानी ड्रैगन एम्पर होता है, उसकी आवाज़ें होती है, एक सॉन्ग होता है, उसको सुनने के लिए कहते हैं। लेकिन सुनने के बाद उसे कोई रिएक्शन तो नहीं मिलता है, वहीं पर वह सो जाता है। प्रोफेसर कहते हैं कि सच में तुम्हारा जो ह्यूमन ब्लड है वह ड्रैगन ब्लड के लिए सप्रेस कर रहा है। और फिंगरिंग होता है जो कि उसकी हेल्प करने के लिए कहता है, यहाँ तक कि चीट भी करने के लिए तैयार है लूमिंग फे के एग्जाम को फिनिश कराने के लिए, उसे पास कराने के लिए। लेकिन जो इशू और सीजर होते हैं उनको भी इसके अपनी सीक्रेट नेटवर्क द्वारा पता चल जाता है कि इंपीरियन में लूमिंग फेल्ड हो चुका है। इधर दिखाया था प्रोफेसर गुडेरियन जो कि सोच रहे होती हैं आके लूमिंग की इतनी ज़्यादा इम्यूनिटी कैसे हो सकती है इंपीरियन के लिए। तो रिसर्च के बाद पता चलता है मेरे ख्याल से लूमिंग है जो कि वाइट ड्रैगन था, जिसने कि ब्लैक ड्रैगन के खिलाफ फाइट की थी, लेकिन वह पूरी तरह से हार गया था। उसके सारे जो भी लोग थे, अंडर के लोग थे, फॉलोअर्स थे और ब्लड लाइन के सारे लोग तब मारे गए थे। इसीलिए शायद हो सकता है कि लूमिंग है वह वाइट ड्रैगन की ब्लड लाइन से हो। लेकिन इस बात पर प्रोफेसर मेनस्टाइन कहते हैं तो क्या हम इसके बारे में रिपोर्ट कर देनी चाहिए, लेकिन प्रोफेसर गुडेरियन मना कर देती हैं क्योंकि वह लूमिंग के लिए एक टेस्ट सब्जेक्ट नहीं बनाना चाहते हैं। लेकिन इस बात पर प्रोफेसर मेनस्टाइन कहते हैं ठीक है, यदि वह पास हो जाएगा तो इसके बारे में हम सीक्रेट रखेंगे तुम्हारी रिसर्च के बारे में, लेकिन यदि फेल हो जाएगा तो इसकी सारी रिपोर्ट मैं रिपोर्ट कर दूंगा हायर अप्स के लिए। इधर रात में लूमिंग के पास एक कुछ फिगर आता है, एक एआई टाइप नोरामा, और जो चाहता है कि वह उस टेस्ट को पास करे। नेक्स्ट पहला टेस्ट स्टार्ट होता है जिसमें कि लूमिंग और बाकी सभी लोगों को कुछ ब्लैंक पेपर दे दिए जाते हैं, जिसके बाद कुछ सॉन्ग को सुनने के बाद उनको अपने सोल विजन के साथ में उन सभी को हल करना होता है। नेक्स्ट टोयामा होते हैं जो कि नोनो के साथ में बात कर रहे होते हैं उनके टेस्ट के बारे में, क्योंकि वह तीनों टेस्ट को पहले दे चुकी होती है, जिसे बताती हुई अपनी डैड मदर के बारे में उसने अपने विजन देखा था। लेकिन सारे लोग तो काफ़ी चिल होकर पेपर दे रहे होते हैं, जिसमें कि केवल लूमिंग और एक ब्लॉन्डी गर्ल दोनों बहुत सीरियस होते हैं। जैसे उनका सेकंड टेस्ट स्टार्ट होता है जिसमें कि अचानक से फिर से उसी बंदे से मिलता है और इस बार बंदा अपना नाम भी बताता है जिसका नाम होता है लूमिंग जे, यानी वे सेम नाम से होते हैं। और इसीलिए अब उसके बर्डन को भी हल करने के लिए तैयार होता है, उसकी हेल्प करने के लिए तैयार होता है, सेम नाम सेम प्रॉब्लम के साथ में। लेकिन जब वह जागा होता है तो जिसके बाद नोनो आती है और कहती है तुम 2/3 टाइम केवल सोते रहे हो, लेकिन वैसे चिंता मत करो, तुमने पहले से 9 क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है जो कि ए रैंक के लिए भी काफ़ी अच्छे होते हैं, इसलिए तुम पास्ट हो। इस बात से वह काफ़ी शॉक्ड होता है और इसलिए वह पास्ट माना जाता है। नेक्स्ट वापस आता है तो रूम में आकर फिंगर होता है जो कि उसको कॉन्ग्रेचुलेसन करता है उसके टेस्ट को पास करने के लिए। फिर बताता है वैसे तुम किस कोर्स को अभी के लिए चूज करने वाले हो। वैसे समय से बात की जाए तो केमिकल मैकेनिकल डिजाइन कोर्स है उसको वह काफ़ी खतरनाक बताता है, क्योंकि माना जाता है प्रोफेसर नोटोरियस हैं जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं और बहुत ज़्यादा हद से आते हैं अपने स्टूडेंट पर। लेकिन वैसे 2 वीक पहले ही उनकी सारी क्लासेस सस्पेंड कर दी गई हैं क्योंकि वे एक स्लीपिंग ड्रैगन की रिसर्च पर गए हैं, इसीलिए वहाँ पर वह काम कर रहे हैं। इधर दिखाया था सेम टाइम पर प्रोफेसर मेंस का जो कि 2 स्टूडेंट यो सॉन्ग और हैगिया के साथ में अपनी रिसर्च जारी रख रहे होते हैं। दोनों लोग ही नीचे तरफ चले जाते हैं अंडर वाटर में सबमर्ज सिटी को ढूंढने के लिए। लेकिन जहाँ पर यो होंग होता है अपने स्नेक द्वारा उसकी बेब्स द्वारा और भी रिसर्च को अच्छे से स्कैन कर रहा होता है। अचानक से उन्हें एक भूकंप सा महसूस होता है, इसीलिए तुरंत ही वार्निंग दी जाती है। लेकिन फिर भी नीचे ग्राउंड होता है टूट जाता है और अभी मेंस प्रोफेसर होते हैं उनके साथ में दोनों लोगों का कनेक्शन टूट जाता है। लेकिन ये होंग अपनी स्नेक की स्किल यूज करके कम्युनिकेट करता है और सारी सिचुएशन बताता है, जिसके साथ में वे लोग नीचे पहुंच चुके होते हैं जहाँ पर कि उन्हें की जरूरत पड़ने वाली होती है, उसे की मांगते हैं। प्रोफेसर मेंस होते हैं और इस की को लेने के लिए वापस आया था अपने वाइफ के साथ में। यहाँ पर एक चाइल्ड होता है जो कि पॉड ड्रैगन ब्लड लाइन से होता है, लेकिन उसकी वाइफ कहती हैं ये एक लौती की है इसीलिए इसको सेफ रखना होगा। नेक्स्ट वे तुरंत ही जंप कर देते खुद ही दोनों स्टूडेंट के पास में आ जाते हैं, जहाँ पर कि तुरंत ही वह यैन अपनी ब्लड लाइन को यूज करते हैं और तुरंत ही उसी ड्रैगन चाइल्ड को यूज करते हैं की के तौर पर, जिसके बाद गेट अंदर खुल जाता है और सबमर्ज सिटी होती है वो ओपन हो जाती है। तुरंत ही वह अपनी शिप से कहते हैं पूरी एरिया को सिटी को स्कैन करने के लिए, जिसके बाद में दोनों लोग होते हैं अंदर एंटर कर चुके होते हैं, जहाँ पर कि आसपास की जो जगह देख रहे होते हैं सब कुछ अभी तो नॉर्मल दिख रहा होता है। जब सामने देख रहे होते हैं यहाँ पर एक ट्री होता है लेकिन वह एक पिलर होता है सिटी का। यहोंग कहता है कि ठीक है तुम यहाँ पर देखो और मैं आसपास में देखना, अपनी सेफ्टी सबसे ज़्यादा जरूरी है। प्रोफेसर मेंस कहते हैं तुरंत कुछ पिक्चर्स लेने के लिए ये किया से, जैसे वह एक पिक्चर्स लेती है अचानक सिस्टम फेलियर की वार्निंग आने लगी होती है। यह किया होती है जो कि बहुत अनकॉन्शियस होने लगी होती है, सांस लेने में दिक्कत आती है और वहीं पर गिरने लगती है। सेम टाइम पर आ जाता है ये होंग और जो कि उसको सेव कर लेता है। उन्हें लगता है कि आसपास में शायद स्लीपिंग
बेबी ड्रैगन है, या फिर कुछ भी ऐसा हो सकता है जो कि उनको इंटरफेयर कर रहा है। तुरंत ही वो कुछ शूट करता है, जिसके साथ में अब लोग वहाँ से जाने वाले होते हैं। अचानक से वहाँ पर वार्निंग्स आने लगी होती हैं। पूरी जो सिटी होती है अपनी ऑटोमेटिक डिफेंस मोड में आ जाती है और लोगों को वहीं पर लॉक कर देती है, क्योंकि वह खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए लॉक कर रही होती है, जिसके साथ में उनका इंटेंस बंद हो जाता है। इधर दिखाया जाता है अलार्म बजने लगता है पूरी अकेडमी के अंदर, जहाँ पर ए रैंक और ए रैंक से ज़्यादा की स्टूडेंट को सबको बुलाया जा रहा होता है इमरजेंसी में। इधर जैसे ही लू मेंग ये बात सुनता है, अचानक से देखता है उसके पास वही बॉय बैठा होता है और वो उससे कहता है तो ये पता है इसमें बहुत बड़ा एक खतरा है जिसका सामना करना पड़ सकता है, लेकिन एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर भी है। उसको वह कुछ सीक्रेट कोर्स देता है जिसके जैसे वह सारी मैप्स को अनलॉक कर सकता है किसी इमरजेंसी में, इसलिए पहले ये सब कर रहा है। लेकिन तब उसके पास फिंगर आता है और लू मेंग से कहता है चलो साथ में, तुम्हें पता है ना हम सबको बुलाया जा रहा है। जैसे भी जा रहे होते हैं दोनों कहती है फिंगर से तुम्हें वैसे हमारे साथ आने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ए रैंक और उससे ज़्यादा के लोग बुलाए गए हैं। बहुत डिसअपॉइंट होता है बेचारा, वहाँ से चलो जाता है कंप्यूटर सेक्शन में। नेक्स्ट सारी स्टूडेंट्स होते हैं, वे सभी लोग आ चुके होते हैं एक रूम के अंदर। सभी स्टूडेंट्स होते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के सामने आकर बैठ चुके होते हैं और अपना काम पर लग चुके होते हैं। यहाँ पर प्रोफेसर आकर बताते हैं सभी लोगों के लिए हमारे दो स्टूडेंट्स हैं जो रूम्स के अंदर फंस चुके हैं। यहाँ पर कुछ वे पिक्चर्स भी दिखाते हैं। वे कहते हैं 20 मिनट की ऑक्सीजन के पास बची है, लेकिन लू मेंग देखता है साथ में ही उसकी एक ब्लॉन्डी गर्ल होती है, तो समझ जाता है अभी एक ए रैंक की है। प्रोफेसर कहते हैं 20 मिनट क्या, वैसे तो 20 साल भी काफ़ी कम है ड्रैगन कोर्स को डिकोड करने के लिए, लेकिन हम फिर भी चाहते हैं कि आप बैठते हैं और अपना ट्राई करें, जिससे कि हम साथ उन स्टूडेंट को वहाँ से रेस्क्यू करने में कामयाब हो सकें। इस बात सुनकर सब लोग अपने काम पर लग जाते हैं, लेकिन लुओ फेंग वह देख रहा होता है कि क्या करना चाहिए। तभी अचानक से ही नॉर्मा भाई यही आ जाती है उसके सामने और उसके सामने एक स्क्रीन लाती है जो कि गेम टाइप होती है। तुरंत उसके अंदर वह कुछ सीक्रेट कोड डालता है जो कि उसके लुओ मेंग जे ने दिए थे, और तुरंत इसके साथ में उनको कॉन्टैक्ट मिल जाता है उन सभी दोनों स्टूडेंट के साथ में, जहाँ पर कि आप मैप भी बता सकते हैं किस तरह से और किस तरह से स्केप रोड बता सकते हैं। वे लोग वहाँ से स्केप करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन उनके पास में ज़्यादा ऑक्सीजन नहीं बची होती, केवल 3 मिनट की बची होती है और सारे लोग होते हैं उनको बस वहाँ से निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं। ये सॉन्ग भी समझ जाता है उनके पास इतनी ऑक्सीजन नहीं बची है कि वे लोग यहाँ से निकल के जा सकते हैं। इसीलिए हैकिया होती है जो कि उसको अपने लव को कन्फेस करने वाली होती है, लेकिन वो उसको तुरंत किस करके रोक देता है और कहता है कि हम लोग यहाँ से सर्वाइव करके जाएंगे, इसलिए चिंता मत करो, हम लोग सेफ निकल जाएंगे। लेकिन नेक्स्ट सभी लोगों को पता चलता है 3 मिनट की जो ऑक्सीजन है वह केवल उस रूइन से बाहर निकल सकते हैं, लेकिन वो ऊपरी सतह तक नहीं आ सकते, इसलिए ऑर्डर देते हैं कि और भी रेस्क्यू बोट को उतार दिया जाए जिससे कि उसको वहाँ से लाया जा सके। इधर दिखाया जाता है लू मेंग जिसको कॉल आई होती है उसकी फ्रेंड की, लेकिन जिस तरह से लू मेंग बात कर रहा होता है काफी डाउन वॉइस में, तो समझता शायद वह सैड है, इसलिए उसका फ्रेंड उसको इंकरेज करता है और कहता है अपने स्कूल में और भी एंजॉय करे तो इस मूवमेंट को जिए। नेक्स्ट इधर प्रोफेसर मेंस होते हैं जो कि रेस्क्यू शिप के लिए नीचे उतार दिया जाता है, जहाँ पर वेट कर रहे होते दोनों स्टूडेंट को निकालने के लिए। जैसे ही देखते हैं सामने तरफ तो अचानक से ही हैकिया होती है जो कि एक एक्स टाइप लेकर आई होती है और कहती है ये सॉन्ग ने खुद को सेक्रीफाइस कर दिया इसको यहाँ तक पहुँचवाने के लिए। अचानक से कोई आता है और उसको पीछे तरफ खींच तो ले जाता है। प्रोफेसर मेंस उसको बचाने के लिए जंप करना चाहते हैं, उसके असिस्टेंट उसको तुरंत रोक देती है क्योंकि समुद्र के अंदर अचानक समय ब्लडी वर्ल्ड फैल जाता है और देखते हैं ऊपर से तो वहाँ पर एक क्रीचर सा दिख रहा होता है। प्रोफेसर मेंस तुरंत ही शूट करना स्टार्ट करते हैं अपने स्नाइपर के साथ में, काफ़ी सारी शूट करते हैं और आखिरकार पूरी मैगजीन उसके ऊपर उतार देते हैं, लेकिन फिर ऊपर से काफ़ी सारे मिसाइल्स को भी तो छोड़ दिया जाता है जिससे उसे डिस्ट्रॉय कर सके, लेकिन वह सारी मिसाइलों को वह क्रीचर खा जाता है और तुरंत वह बंदा बताता है सारी जो मिसाइल्स अभी भी एक्टिव हैं। तो प्रोफेसर मेंस कहते हैं उनको सभी को ब्लास्ट करने के लिए। जैसे ही उन सभी मिसाइल को डेटोनेट करते हैं ब्लास्ट के साथ में बहुत बड़ा धमाका होता है और फिर वे लोग समझते हैं शायद अब वह क्रीचर मार जा चुका है, लेकिन असिस्टेंट होती है प्रोफेसर मेंस की, वह कहती हैं शायद उस क्रीचर को जिंदा पकड़ना ज़्यादा अच्छा था। अचानक से कुछ एक टेंटिकल सा आता है और प्रोफेसर के असिस्टेंट को ले जाता है। प्रोफेसर मेंस इतने गुस्से में होते हैं कि पूरी मैगजीन को उस क्रीचर पर उतार देते हैं और यहाँ पर पहली बार होता है कि क्रीचर ऊपर तरफ आता है और खुद को एक बार दिखाता है कि वह कौन है। देखकर ही पता चल रहा होता है वह एंशिएंट एक ड्रैगन होता है, लेकिन तुरंत ही हेडक्वार्टर से बंदा बताता है कि आसपास में काफ़ी सारी आवाज़ें आ रही हैं और बस पूरी शिप के चारों तरफ घूम रहा है और बताता है उस ड्रैगन के अंदर भी मिसाइल्स हैं, वे अभी भी हैं, एक्टिव हैं। वह कहता ठीक है तो फिर यहाँ से हमें स्पीड तरफ ले चलो, आकर हमारे आसपास में सबसे ज़्यादा करीब क्या है, तो बताने लगता पास में एक डैम है। इस बात पर प्रोफेसर मेंस कहते हैं ठीक है तो फिर उसी डैम की तरफ फुल स्पीड से ले सको, जितना स्पीड से लेकर जा सकते हो, बिकॉज वो उस डैम को यूज करना चाहते हैं एक ट्रैप के तौर पर। जैसे डैम को पास पहुंचते तुरंत खोलने के लिए कहते हैं डैम, और जैसे खोलते हैं जैसे ड्रैगन आगे तरफ बढ़ता है डैम को तुरंत ही बंद कर दिया जाता है और ड्रैगन आधा बाहर और अंदर फंस जाता है और जिसके साथ में मिसाइल्स को एक्टिवेट करते हैं और जिसके डेटोनेशन की वजह से पूरा ड्रैगन ही ब्लास्ट हो जाता है। लेकिन ट्रेजेडी कुछ ऐसी होती है कि उस ड्रैगन एक दांत जाता है और जो कि प्रोफेसर मेंस के पेट में धंस जाता है। इधर प्रिंसिपल होते हैं सभी लोगों के सामने आते हैं और बताते हैं कि अभी जो आर्टिफैक्ट है उसको रिट्रीव कर लिया गया है, लेकिन इस सब में सबसे बड़ा हाथ कह सकते हैं वह लुओ मेंग फे का है जिसने कि उस मैप को एक्टिवेट करने में हेल्प की थी। जिस बात से वह शॉक्ड होता है, वह खुश भी होता है ये सब सक्सेस होने के लिए, लेकिन जब वह जा रहा होता है बाहर की साइड तो उसके सामने चूचू होंग आता है और कहता है
तो हमारे साथ में लॉन हार्ट सोसाइटी में आ जाना चाहिए, जिसके बाद तुम प्रेसिडेंट भी बन सकते हो, क्योंकि तुम इकलौते हो जो कि प्रेसिडेंट बनने के वर्दी हो। लेकिन बस चीज़ के लिए हाँ नहीं कहता है। तुरंत ही दिखाया जाता है कि बेल बज रही होती है और सारे लोग इकट्ठे हो रहे होते हैं एक जगह पर, जिसका मतलब होता है कि कोई खत्म हो चुका है। लेकिन इधर दिखाया था प्रोफेसर मेंस, जिनके पेट के अंदर अभी भी दांत होता है, जिसके साथ में प्रिंसिपल बैठते हैं और प्रिंसिपल के लिए प्रोफेसर मेंस होते हैं सारी सिचुएशन बताने लगते हैं उस आर्टिफैक्ट के बारे में और बाकी चीज़ों के बारे में। और प्रिंसिपल कहते हैं कि तुम्हारी डेथ के बारे में किसी को नहीं बताया गया है और कहा गया है कि तुम एक और मिशन पर गए हो। लेकिन प्रोफेसर मेंस लास्ट अपनी रिक्वेस्ट कहते हैं और रिक्वेस्ट के तौर पर बताते हैं कि नोनो के लिए वह एक न्यू मेंटोर का इंतजाम कराया जाए, यानी उसके लिए एक न्यू प्रोफेसर का। ये उसके लास्ट शब्द होते हैं। नहीं दिखाया जाता है लूमिंग फे के लिए एक इनविटेशन आया होता है सीजर की तरफ से, लेकिन बैक डांस पार्टी में बुला रही होती है, उससे कुछ बात करनी है पर्सनल पे ही। फिंगर से पूछता है सीजर की असली आइडेंटिटी क्या है, तो बताता है एथलुआन फैमिली की वे एक फ्यूचर ईयर है और उसकी फैमिली के उससे काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशन भी है, इसीलिए तुम इसके बारे में सोचना चाहिए। लेकिन लूमिंग फे बताता है कि मुझको तो डांस करना ही नहीं आता, लेकिन वह कहता है कोई बात नहीं, तो मेरे साथ में चलो, हम ड्रामा क्लब से 2 क्लोथ को रेंट पर ले लेंगे। नेक्स्ट वे लोग आ चुकी होती है जगह पर जहाँ पर ये पार्टी होने वाली होती है। अचानक इस समय फ्लावर्स का एक रेड कारपेट बिछाया जाता है, जो कि नोनो के लिए बिछाया गया होता है। डायरेक्टली सीजर आकर उसका वेलकम कर रही होती है पर्सनली, क्योंकि नोनो का भी बर्थडे होता है, इसीलिए सभी लोग यहाँ पर आई होती हैं और वो उसको विश करती सारे लोगों के साथ में। सॉन्ग स्टार्ट हो जाता है, लोग डांस करना स्टार्ट करते हैं। फिंगर जबरदस्ती लूमिंग फे के लिए खींच लेता है और बेचारा इतना स्ट्रगल कर रहा होता है जैसे कि एक पानी के बिना एक मछली तड़पती है उस तरह से। लेकिन इधर नोनो कहती है सीजर से कि इस तरह से वह लॉन हार्ट सोसाइटी से लूमिंग फे को छीनने की कोशिश ना करे और इस तरह से उसे डाइवर्ट ना करे। इस बात पर कहता है ओ इसके लिए तो शायद चोजे होंग को और भी कोशिश करनी चाहिए और शायद उसने उसके लिए ऑफर भी दे दिया होगा ना, वह शायद अलग तरह से इस चीज़ के लिए इंटरेक्ट कर सकता है। लेकिन ऐश तुरंत ही एक स्पीच देना स्टार्ट करता है और सभी लोगों को भरोसा जीत लेता है। सभी लोग तालियां बजा रहे होते हैं इसी टाइम पर और मौके को देखकर तुरंत ही इनवाइट कर देता है लूमिंग फे के लिए अपने स्टूडेंट यूनियन में ज्वाइन करने के लिए। लेकिन इस चीज़ पर कहता भी वो तैयार नहीं, इसीलिए उसको थोड़ा टाइम चाहिए इसके बारे में सोचने के लिए। लेकिन तुरंत ही एक ब्लॉन्डी हेयर वाली जो गर्ल पहले हमने देखी थी वह आती नीचे एक साइड पर और तुरंत अपने एक गाना बताती है बजाने के लिए और जिसके साथ वह डांस करने लगती है लूमिंग फे के लिए। और अब उसके रिदम पर थोड़ा डांस भी करने लगा होता है और सही कर रहा होता है सब कुछ। कुछ टाइम बाद बाहर आया होता है, लेकिन देखता पास में नोनो अपनी कार में बैठी होती है, उसको बुलाती है, तुरंत ही उसको आगे बर्थडे विश करता है और जिसके साथ वह कहती है क्या तुम मेरे साथ में कुछ ड्राइव करने के लिए साथ में चल सकती हो माउंटेन तक, क्योंकि वह थोड़ी सी उससे बात भी करना चाहती है। वह मान जाता है। इधर तुरंत एक वार्निंग सुनाई देती है सभी लोगों के लिए जो कि नॉर्मा की तरफ से होती है और बताती है ड्रैगन इन्वेजन हुआ है, मतलब कुछ करीब 13 लोग हैं जो कि जबरदस्ती अकेडमी के अंदर घुस आए हैं और हाँ वह सारे के सारे ट्रेडर्स हैं, इसीलिए उन सभी को खत्म करना होगा। इधर दिखाया था प्रोफेसर भी होते हैं, वह भी कह रहे होते हैं कि हम स्टूडेंट पर इस चीज़ के लिए डिपेंड कर सकते हैं कि वे इस इन्वेडर के लिए रोके। सारे स्टूडेंट्स होते हैं तैयार हो जाते हैं सीजर के साथ में ही और अपने वेपन्स को ले लेते हैं। इस बार उन सभी को उनको रोकना होता है। नहर दिखाया था इधर क्लिप साइड माउंटेन पर, जहाँ पर कि मिंग फे जा रहा होता है गाड़ी में ड्राइव करते हुए, अचानक से फिर से वह उसी अपनी साइलेंट माइंड में पहुंच जाता है जहाँ पर कि मिंग जे आ जाता है और कहता है इस तरह से माउंटेन की तरफ एक ट्रिप पर जाना है, एक लॉन्ग ड्राइव पर जाना, ये सच में एक रोमांटिक से ज़्यादा और क्या हो सकता है एक रोमांटिक डेट। इस चीज़ के लिए तुरंत ही लूमिंग मना कर देता है, ऐसा कुछ नहीं है। वह कहने लगता है ऑफकोर्स सीजर और दोनों की जो एज है वह काफ़ी डिफरेंट है तो इसीलिए तो सब हो सकता है। लेकिन लूमिंग बताता है कि वैसे नोनो किसी को भी पसंद नहीं करती है, लेकिन तुरंत ही वह कुछ उसको चीट कोड दे देता है जो कि आगे चल के उसे यूजफुल होने वाले हैं। इधर दिखाया था सारे जो इन्वेडर्स होते हैं उनमें से सारे लोग ही पकड़ लिए गए होते हैं, केवल 5 ही बच्चे होते हैं। इसलिए वह अपने एम्प्लॉयर को कॉल करता है तो एम्प्लॉयर कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता, तुम उसी ड्रैगन आर्टिफैक्ट को लेकर आओ, कैसे भी लेकर आओ। लेकिन इधर नॉर्मा सभी प्रोफेसर होते हैं उनके सारी सिचुएशन के बारे में आकर डिटेल में बता देते हैं कि 5 लोग ही बताते हैं, बाकी सबको पकड़ लिया गया है। इस चीज़ पर प्रोफेसर मेंस्टाइस कहते हैं हमें अभी इस सबको ट्रैक करने के लिए उन सभी की लोकेशन को पता करने के लिए जो हाइड है हमें बैरियर को हटाना होगा। तुरंत ही अपने फादर के लिए कॉल करता है और वह उससे कहता है बैरियर को हटाने के लिए। उसके फादर कहते हैं ठीक है, तो फिर मेरे सन के लिए एक बर्थडे गिफ्ट होगा, एडवांस में बैरियर को हटा दिया जाए। दिखाया था माउंटेन के ऊपर जहाँ पर कि नोनो के साथ में बैठा होता है और वह एक झील के किनारे बैठ जाती है, लेकिन वो बात करने लगता है। इस तरह से जो स्टूडेंट्स हैं उसके टीम के मारे गए उस चीज़ की माफ़ी मांगता है, लेकिन इस चीज़ में कहते कोई बात नहीं, वैसे भी तो प्रोफेसर मेंस हैं उनकी भी डेथ हो चुकी है, केवल 2 स्टूडेंट ही नहीं। बताती पहले उसके प्रोफेसर ने कहा था यदि मेरी डेथ हो जाएगी तो मुझे एक सीक्रेट के तौर पर एक मिशन के तौर पर भेज दिया गया है, ऐसा बताया जाएगा जिससे कि सभी लोग मूव ऑन कर सकें और उस डेथ पर ज़्यादा ध्यान ना दें, अपने काम को जारी रखें। फिर वे एक फेरी माइथोलॉजी के बारे में बताती है। फायरफ्लाई जाती हैं जो कि ह्यूमंस की सोल्स होती है, उनको फाउंटेन से आगे लेकर उनको लीड करती हैं और इस बल से बाहर ले जाती हैं। इधर दिखाया था प्रोफेसर मेंटेनेंस
जो कि अपनी स्नेक सोनिक वेव्स का यूज करते हैं उन सभी इंट्रूडर्स को ढूंढने के लिए, जिसके साथ में सभी सभी टीचर्स भी होते हैं और कहते हैं यदि वे अभी इस तरह से प्रोफेसर मीन्स यहाँ पर नहीं तो उनकी अब्सेंस में हम केवल स्टूडेंट पर ही डिपेंड रह सकते हैं कि वे लोग उस जगह को प्रोटेक्ट करें। और वैसे भी उन इंट्रूडर्स में से एक स्टूडेंट इंट्रूडर जिसका नाम 13 है, वह किसी न किसी तरह से अकेले ही उस चिमनी द्वारा अंदर की तरफ एंटर कर चुका है और जहां पर कि उस गेट को एक मास्टर की द्वारा खोल लेता है। इधर दिखाया था सीजर जो कि अपनी डिटेक्शन स्किल से देख रहा होता है जो इनविजिबल लोग हैं सबको इनविजिबल कर दिया गया है बैरियर कटने के बाद से, तब से वे लोग कहां कहां पर छुपे हुए हैं। तुरंत ही कॉल आई होती है चोहू झांग के लिए और उसे कहा जा रहा होता है उन इंट्रूडर्स को पहले खत्म करने के लिए, लेकिन इस चीज के लिए तुरंत ही मना कर देता है। तुरंत ही नॉर्मल सभी लोगों को इंस्ट्रक्ट करती है और पूरी लाइब्रेरी उसको एवैक्यूएट खाली करने के लिए कहती है। यहाँ पर असिस्टेंट होती है जूहंग की वह जाना नहीं चाहती लेकिन वो उसको फिर भी ऑर्डर देता है और अभी जाना भी पड़ता है, नॉर्मा का ऑर्डर होता है इसीलिए। लेकिन इधर एक इंट्रूडर जो सभी 5 इंट्रूडर बची में से उनकी एक इंट्रूडर सामने तरफ आती है सीजर के सामने जिसका नाम होता है साता तोकू, लेकिन वह अपने आप को बताती है कि वह किया की सिस्टर है, यानी जो कि उस ड्रैगन द्वारा मारी गई थी उस समुद्र के अंदर। बताती मेरी सिस्टर ने अपनी मन से इस एकेडमी के अंदर ज्वाइन करना चूज किया था लेकिन वह ऐसा कुछ नहीं करने आई है, और हाँ वह चिंता मत करो, मैं तो बस यहाँ पर तुमको यहाँ रोकने के लिए और तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए आई हूँ। हमारा असली बंदा एक और है जो कि पहुंच चुका है पहले से जूहोंग का सामना करने के लिए उस लाइब्रेरी के अंदर। सेम मुताबिक था लाइब्रेरी के अंदर जहाँ पर की एक डेड पेन गर्ल भी हो जो कि अपने आप को जूहोंग का सामना कराने के लिए आई होती है। इधर जो प्रोफेसर होते हैं गुडेरियन जो समझ जाते हैं जूहोंग उसकी जो खास तौर से स्किल्स हैं वह इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने की ज़्यादा है कि उसके साथ में फाइट कर पाएगा, लेकिन तुरंत जूहोंग होता है अपनी पावर्स को रिलीज करता है जो कि पूरी तरह से एक फायर फर्नांस की तरह होते हैं। पूरी लाइब्रेरी के अंदर एक फर्नांस की तरह इतनी ज़्यादा हीट क्रिएट कर देता है, जिसके साथ में वह गर्ल होती है वह भी कहती है अरे ये तो कितनी ज़्यादा कॉन्शियस की बात है ना, मेरे पास में भी सेम पावर्स हैं और हाँ खास तौर से इसीलिए मैं तुम्हारे लिए सामान्य के लिए यहाँ पर आई हूँ। इधर दिखाया था 13 जो कि अंडरग्राउंड में पहुंच चुका होता है और जहाँ पर की नॉर्मा जाती है वही ईआई और कहती है वैसे मैं तुमसे कुछ कहना तो नहीं चाहूंगी लेकिन इकलौते तुम बंदी हो जो कि इस अनएक्सप्लोर जगह पर आए हो, किसी ने अब तक इसको एक्सप्लोर भी नहीं किया है। लेकिन वहां से आगे तरफ जाने लगता है, छोटी सी एक रास्ता गया होता है, उसके पास एक मैसेज आता है जिसमें कि 5 मिलियन उसके अकाउंट में डाल दिए गए होते हैं। इतने एक्साइटेड होता है कि आगे तरफ पानी में गिर जाता है, इससे फोन भी पानी में गिरने की वजह से खराब हो जाता है। फाइनल इंस्ट्रक्शन उसको नहीं मिल पाते हैं। गेट के सामने पहुंचा होता है, जैसे वह गेट को खोलने जा रहा होता है उसे कुछ अलग सा महसूस हो रहा होता है, काफी कुछ अजीब सा एक आवाज आती है ब्रदर। लेकिन सेम टाइम पे दिखाया था माउंटेन्स पर जहाँ पर कि नोनो माफी मांग रही होती है सीजर के लिए जिस तरह का उसने बिहेव किया था उसके लिए, लेकिन सच में डांस पार्टी में वह बुलाना चाहती थी ना कि सीजर, इसीलिए उसके द्वारा उसने बुलवाया था। और वैसे उसके जो ऑकवर्ड डांस था उसको भी इस तरह से इंटरव्यू नहीं करना चाहती थी, इसीलिए सीजन ने इसमें पहले कदम बढ़ाया, यानी जो जीरो जाकर उस साथ में डांस करती है उसके बारे में बात कर रही है। लेकिन वह सच में सीजर चाहता है कि वह उसके साथ में जॉइन हो जाए क्योंकि एस रैंक उसकी जो स्किल्स हैं उसको एक्सपेक्टेशन पर चाहते हैं कि वह उसी तरह से खरा उतरे। वह चिंता मत करो, मैं तुमको अपने लिटिल ब्रदर की तरह ख्याल रखूंगी और पूरी तरह से तुम्हें प्रोटेक्ट रखूंगी। और वैसे अपने बारे में बताती उसकी जो एंगेजमेंट है वह सीजर के साथ में हो चुकी है, लेकिन इसके बारे में चिंता ना करने के लिए यदि वह चाहता है सच में उसको भी प्रोटेक्ट करना उसके साथ रहना चाहता है तो उसके बारे में लूमिंग को सोचना चाहिए, थोड़ा सामने आना चाहिए। और वो उठकर सामने तरफ जाने लगती है और कहती किसी मिस्टीरियस बंदे ने मुझको एक बर्थडे गिफ्ट भेजा था, लेकिन तभी लूमिंग एक सीक्रेट कोड बोलता है जो कि मिंगजे ने बताया था रास्ते में आते टाइम, सो मी द फ्लावर। अचानक से ही वह चीट कोड एक्टिवेट होता है और सब में फायरवर्क्स चलने लगे होते हैं और जिसके साथ में लेकर आता आकाश में हैप्पी बर्थडे नोनो। ये देखकर वह काफ़ी इमोशनल हो जाती है और काफ़ी हार्ट टचिंग होता है उसके लिए। वह अपनी एक मदर के गिफ्ट के तौर पर हमेशा इन चीज़ों के लिए याद करती है। इधर दिखाया जाता है 13 जिसको पानी के अंदर खींचा जा रहा होता है बहुत स्पीड से, वो कुछ नहीं कर पाता है। अचानक से एक चैम्बर के अंदर आकर गिरा होता है जहाँ पर कि एक शार्क होती है, लेकिन वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती उसकी स्किल के साथ में। वहाँ से तुरंत भी जाने लगता है और अब बस सीक्रेट चैम्बर में आ चुका होता है उस अकेडमी के, और हाँ उसके पास मास्टर की भी होती है। इधर दिखाया था ड्रैगन बेस जहाँ पर कि सारे जो टीचर्स होते हैं उसको नाइट्रोजन से पूरी तरह से भर देते हैं जिससे उसकी सिक्योरिटी और भी बढ़ाने के लिए।
नोनो के शब्द को सुनने के बाद लूमिंग फे बहुत इमोशनल होता है और तुरंत ही कहता है ठीक है, आज से मैं तुम्हारा लिटिल ब्रदर हूँ। वह भी कहती मैं तुम्हारा पूरा ख्याल रखूंगी। इधर दिखाया जाता है 13 जो कि अचानक से पानी के अंदर खींचा गया होता है और एक कंटेनर के अंदर आ जाता है जहाँ पर कि एक शार्क होती है, लेकिन वह शार्क उसका कुछ ही नहीं बिगाड़ सकती उसकी स्किल्स को लेकर जो कि समनिंग की होती हैं। नेक्स्ट वहाँ से तुरंत ही चला जाता है और पहुंच जाता है रिसर्च फैसिलिटीज के अंडरग्राउंड में, जहाँ पर उसके पास में जो की कार्ड होता है उससे एंट्री ले लेता है। इधर दिखाते सारे प्रोफेसर्स होते हैं और प्रोफेसर मेंस्टाइंस भी होते हैं और वे सभी लोग उस ड्रैगन बेस के लिए एक नाइट्रोजन से पूरी तरह से कवर कर रहे होते हैं। सभी रिसर्चर्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, वे सभी उस पर निगरानी रख रहे होते हैं क्योंकि यहाँ पर काफ़ी बड़ा खतरा भी हो सकता है, इसलिए इसको प्रोटेक्ट करना काफ़ी ज़रूरी होता है। इसलिए सिक्योरिटी को भी बढ़ाया जा रहा होता है उस एग भी इसको प्रोटेक्ट करने के लिए। अचानक से नजर जाती है तो उस एग के ऊपर एक छोटा सा होल हो चुका होता है, यानी वे हैच हो रहा होता है। इस चीज़ के लिए नॉर्मा भी कहती है, लेकिन एक बंदा कहता है कि हमें इसको तुरंत ही आगे तरफ जाना चाहिए और इसको क्रैक करना चाहिए, लेकिन इस चीज़ पर तुरंत ही प्रोफेसर मेंटाइंस होते हैं वो मना कर देती हैं और कहते हैं जैसा मैंने कहा तुम वैसा करना चाहिए, कुछ भी मत करो। नेक्स्ट में लोग वहाँ से चले जाते हैं। 13 जो कि अंदर ही पहुँच चुका होता है उसी बेस के अंदर, जहाँ पे एग को देखता है अचानक से फिर से एक आवाज़ आती है उसके माइंड के अंदर। ब्रदर इतना ज़्यादा पैनिक हो जाता है, वहाँ से भाग जाता है, लेकिन उसे नहीं पता होता उसकी जेब से एक लिक्विड टाइप बोतल गिर गई होती है। उस सीरम बोतल को वहीं छोड़कर वो भाग जाता है, जो कि लास्ट इंस्ट्रक्शंस होते हैं उसके बॉस के कि वह सीरम उसको उस एग के ऊपर डालनी होती है। अचानक से वहाँ एक मिस्टीरियस बंदा आता है, उस सीरम को ले लेता है और जिसके बाद वह उसी एग के पास जाकर उस सीरम को डालता है, अपने ब्लड को भी डाल देता है और उस एग के अंदर से आसपास में काफ़ी सारी एनर्जी देखने को मिलती है और जिसके बाद बंदा कहता है अभी ये सीरम है और मेरा ब्लड है, बेनीडॉग को बिलोंग करता है। इधर दिखाता है सीजर जो कि उस गर्ल के साथ में फाइट कर रहा होता है, जो कि अपनी थर्ड टैक्स कर रही होती है, जिसमें कि उसको तीनों को सर्वाइव करना होगा। पहले को आसानी से सर्वाइव कर जाता है जो कि स्वाड का अटैक होता है, लेकिन दूसरे अटैक को तुरंत क्रिएट करती है जिससे कि अपनी हेयर पिन से वह काफ़ी सारे क्लोन्स बना लेती है। इसके एक साथ में अटैक करती है जिससे भी सीजर होता है आसानी से अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेता है। थर्ड अटैक जो होता है वह स्पीड से आकर उसको अटैक करती है और हाँ, रूल्स को तोड़ने के बाद वह अपने गन को यूज करने लगती है। अचानक से एक बच्चे की कुछ आवाज़ आती है दूर से, जिसकी वजह से वहाँ ब्लास्ट होता है और फाइट रोक देते हैं। चर्च में ब्लास्ट हुआ होता है। नेक्स्ट पे लोग अपनी फाइट को रोक देते हैं, लेकिन इसे एक टाई मानते हैं, लेकिन सीजर इसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है। जिसके बाद वे अंदर तरफ जाते हैं, यहाँ पर कुछ फुटप्रिंट होते हैं और जहाँ पर एक बहुत बड़ा होल होता है और हीट बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ तक कि सीजर होता है वह अपनी लिनलैंग एबिलिटी के बाद भी यहाँ पर डिटेक्ट नहीं कर पा रहा होता है कि यहाँ पर हुआ क्या है और कौन था यहाँ पर। इस इतनी तबाही को देखने के बाद मैं भी कहती है कि ऐसा कौन सा मॉन्स्टर था जो कि इतनी ज़्यादा तबाही यहाँ पर मचा सकता है। सीजर कहता है यहाँ तक कि मेरी कामाइटाची पावर्स हैं वह भी डिटेक्ट नहीं कर पा रही यहाँ पर क्या हुआ है। इधर दिखाया जाता है लूमिंग फे का, जो कि इस बात से काफ़ी शॉक्ड होता है जो कार की ऑटो स्टार्ट स्किल होती है उसको लेकर, लेकिन दोनों कहते हैं अब हम यहाँ से वापस चलना चाहिए। दोनों कार में बैठकर जा रही होती हैं तो वो एक नोट को देखती है, एक वॉइस नोट होता है सीजर की तरफ से और वह कहता है अकेडमी के अंदर एक इन्वेजन हुआ। इससे लूमिंग फे थोड़ा सा चिंतित दिख रहा होता है तो वह कहते हैं इंतजार ना करने के लिए। फिंगर और चूजू होंगे वे दोनों आसानी से इस सब चीज़ों को देख लेंगे। लेकिन इधर दिखाया था वह लेडी होती है चूजू होंग के साथ में फाइट कर रही होती है, लेकिन प्रोफेसर देखकर कहते हैं वह अपनी पावर्स इतने अच्छे से कंट्रोल करना चाहती है। हम देखकर कह सकते हैं कि वे इस फाइट को जीतना नहीं चाहती, ना ही वह चूजू होंग को हराना चाहती, वह बस पता नहीं क्यों टाइम को बस खरीद रही है। इधर दिखाया जाता है 13 जो कि अभी अपनी बाइक द्वारा भागने की कोशिश कर रहा होता है, इसीलिए प्रोफेसर गुडेरियन सभी लोगों से ओपन फायर करने के लिए कहते हैं, लेकिन वो उन सभी से आसानी से डॉज कर रहा होता है जब तक कि अचानक से चूमिंग आकर उसको हिट नहीं करता है, जिस वजह से बंदा वहीं ढेर हो जाता है। वह माफी मांगता है उसके पास आकर, लेकिन वह बंदा तुरंत उसके ऊपर एक नाइफ रख देता है और जब एक दूसरे को देखते हैं तो शॉक्ड जाते हैं क्योंकि वह ओल्ड टैंग होता है, यानी लूमिंग फे का ओल्ड फ्रेंड। लेकिन तभी वे वहाँ से लेकर उसे भागने लगता है। सारी फ्रेंड्स होती हैं, वे देखते हैं अचानक से एक बच्चा आ रहा होता है और सब में बहुत ज़्यादा हीट क्रिएट हो रही होती है, जो कि एक सबसे बड़ा खतरनाक डर होता है। ये देखकर तो दोनों फ्रेंड्स ही अब डर जाते हैं और वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। तभी प्रोफेसर्स होते हैं कॉन्टैक्ट करते हैं, उस चाइल्ड के ऊपर अटैक करने के लिए कहते हैं। सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं तैयार हो जाते हैं, गोलियाँ फायर करने लगते हैं, लेकिन वह चाइल्ड इतने ज़्यादा पावरफुल होता है उस पर कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा होता, सारी गोलियाँ मेल्ट हो रही होती हैं। तुरंत वे ग्रेनेड फेंकने को कहते हैं, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वह चाइल्ड बस गुस्से में दिख रहा होता है। वे लोग सोचते हैं आखिर चाइल्ड बाहर आ कैसे गया है। अचानक से अपनी पावर के साथ में बस्ट करता है, जो कि बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। सारे लोगों की फाइट रुक जाती है, इधर चूजू होंग भी रुक जाता है। यहाँ तक कि चूजू होंग के सामने जो गर्ल होती है डेड पिन गर्ल बेबी तो रुक जाती है और कहती है ये खतरा बहुत बड़ा है, इसीलिए मुझ पर बिलीव करो, मैं इसमें थोड़ी सी हेल्प कर सकती हूँ। लेकिन वे ऐसे कैसे किसी पर कौन बिलीव कर सकता है। लेकिन फिर प्रोफेसर मेंटाइंस होते हैं अपने फादर को कॉल करती हैं और कहते हैं बैरियर एक्टिवेट करने के लिए। शायद उस चाइल्ड को बैरियर रोक सकता है, लेकिन इस पर कोई भरोसा नहीं होता है, वो ज़्यादा पावरफुल है। सभी लोग ओपन फायर
फायर कर रही होती है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, उस चाइल्ड के ऊपर एक बुलेट कुछ नहीं कर पा रही होती है। लेकिन इस बात पर ज़्यादा शॉक्ड होते हैं, आखिर ये चाइल्ड है वह वापस जाग कैसे गया, मतलब इसके जागने के पीछे रीजन क्या है। मे कॉल करती है अपने एम्प्लॉयर के लिए और बताती है वह चाइल्ड जाग चुका है। इस बात से वह एम्प्लॉयर भी शॉक्ड होता है, लेकिन इस बात पर मे तुरंत ही एक वीडियो बनाती है और प्रूफ के तौर पर भेज देती है और कहती है हमारे जो भी लोग हैं उन सभी के ऊपर भी ये अटैक कर रहा है, इसलिए हमें क्या करना चाहिए। इस बात को देखकर वह एम्प्लॉयर होती है बहुत पैनिक होती है और वह उन सभी लोगों से एक स्ट्रेटजी बनाने के लिए कह रही होती है एस्केप करने के लिए। ये जो चाइल्ड है इसके लिए सब लोग एक ड्रैगन बता रहे होते हैं कि ड्रैगन किंग है, यानी जो कि दोबारा जाग चुका है, लेकिन वह तो बस अपने ब्रदर के लिए बस आवाज़ दे रहा होता है। इधर दिखाया जाता है चू मिंग फे जो कि ओल्ड टैंक के साथ में होता है और बात कर रहा होता है, जिसे पूछता है यहाँ पर क्या कर रहा है, तो नोनो बताने स्टार्ट करती है। वे एक हंटर ग्रुप से हैं जो कि किसी एनिमल्स को हंट नहीं करते हैं, बल्कि जो एंशिएंट आर्टिफैक्ट्स होते हैं उन सभी को हंट करते हैं। और इस बात पर उल्टैंग भी कहता हाँ बिल्कुल, मैंने ऑनलाइन ये जॉब ली थी और मैं इसमें मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी अकेडमी भी शामिल है जो कि तुम यहाँ पर अभी पढ़ रहे हो, इसीलिए माफ़ करना। और भी एक फोटो भी दिखाता है उसी एग का, जिस एग के अंदर वे लोग भी एक होल देखते हैं और समझ जाते हैं कॉन्स्टेंटीन शायद वहीं से इमर्ज हुआ है। लेकिन इधर सभी लोग होते हैं अभी शूट कर रहे होते हैं उसी के ऊपर, लेकिन अचानक से फिंगर जो कि उन सभी लोगों की लोकेशन देख लेता और आवाज़ देता है। इसी वजह से कॉन्स्टेंटीन भी उन तरफ ही देखने लगा होता है, लेकिन वो तरफ बढ़ने लगा रहा होता है और केवल ब्रदर ही बुला रहा होता है। नेक्स्ट सभी लोग होते हैं इधर तरफ आ जाते हैं निकल कर जहाँ पर, लेकिन तभी वहाँ पर सीजर आ जाता है और जो कि नोनो की सेफ्टी को लेकर काफ़ी ज़्यादा ही सतर्क होता है, इसीलिए स्विमिंग पूल में वह भी ज्वाइन करना चाहती है यहाँ पर जाने वाले, लेकिन इस चीज़ के लिए वह मना कर देता है। तुरंत ही वहाँ से निकल जाते। इधर मे भी होती है इस ड्रैगन चाइल्ड उसको रोकने के लिए पूरी तरह से तैयार होती है, इसलिए अपने एम्प्लॉयर से कॉल करती है, उसको एम्प्लॉयर बताती है उसके ऊपर कोई भी मेटल बुलेट्स काम नहीं करेंगे, इसलिए नॉन मेटल बुलेट्स को यूज किया जाए। तुरंत ये बात वह सीजर के लिए बताती है और सीजर भी तुरंत शूट करना स्टार्ट करता है और प्रोफेसर को भी इसके बारे में बता देता है और सब लोग सेम करने लगते हैं। उन बुलेट्स का जो असर होता है वह साफ दिख रहा होता है उस ड्रैगन के ऊपर। इधर सभी लोग होते हैं स्विमिंग पूल में जाने लगे होते हैं जहाँ पर की चूमिंग पे टोंग और फिंगर होता है। सभी लोग जैसे ही वाटर के अंदर होते हैं और एकदम एंजॉय से कर रहे होते हैं, अचानक से उन्हें कुछ महसूस होता है, पानी के अंदर छुप जाते हैं। लेकिन जब लूमिंग फिर बाहर निकल के आता है तो उसे कुछ अलग महसूस होता है और तुरंत देखता है आसपास में काफ़ी रेड वाटर होता है, सब में फॉगी फॉग होती है। एक माउंटेन सा होता है, इसके ऊपर जाने लगता है, सोचता है कि शायद ये चूमिंग फे की ही यादें होंगी। लेकिन जैसे जैसे वह ऊपर जाता है वहाँ पर वही ड्रैगन चार देखने को मिलता है और वो उसके पास आने लगता है। उसे देखकर वो शॉक्ड जाता है और वो उसको स्मेल करने लगा होता है और कुछ महसूस करने की कोशिश कर रहा होता है। आसपास में जब लूमिंग फे देखता है तो उसे पता चल जाती है ये तो कोई और नहीं बल्कि ब्रॉन्ज इन फायर सिटी है। लेकिन अचानक से वहाँ पर मिंगजे आता है और उसको किक मारते हुए कहता है मेरे ब्रदर से तुम दूर रहो, कोई और अपने ब्रदर को ढूंढ लो। लेकिन जब होश में आ जाता होता तो उसके पास में प्रिंसिपल और जो कि उससे कहते हैं मेरे साथ में आने के लिए। उनके पास में एक स्पेशल एल्केमिस्ट बुलेट होती है जो कि उस ड्रैगन चाइल्ड को खत्म कर सकती है, इसीलिए वह लूमिंग फे के लिए बुलेट देते हैं क्योंकि पहले वो उसकी शूटिंग स्किल देख चुकी हैं जो कितने ज्यादा परफेक्ट थी। जैसे उन लीडर्स को उसने शूट किया था इसीलिए एक परफेक्ट शॉट के साथ शूट करने के लिए कहते हैं। उसकी जो टाइम जीरो की स्किल होती है उससे वह टाइम को स्लो कर सकता है जिससे कि वह आसानी से उसको परफेक्ट शॉट कर सकता है। लेकिन इधर फिंगर और बाकी सारे लोग बैठे होते हैं जहाँ पर कि फिंगर कहता है इस तरह से लूमिंग फे ने हमको अकेला छोड़ दिया। लेकिन ओल्ड टैंक सोच रहा होता है या उसने सही सुना था क्योंकि वह कॉन्स्टेंटीन होता है, वह उसको ब्रदर बुला रहा था। नेट दिखाया था प्रोफेसर सभी स्टूडेंट से थैंक्स कहते हैं अब तक इतनी फाइट करने के लिए, इतनी हेल्प करने के लिए। अब वह अपनी स्केल टाइम जीरो को एक्टिवेट करते हैं और एक अटैक करते हैं जिसके साथ में डिफेंस को कट कर देते हैं उस ड्रैगन की और शूट करने के लिए कहते हैं लूमिंग फे से। लेकिन वो थोड़ा स्ट्रगल करता है तो मिंगजे पीछे से आता है और उसकी हेल्प करके शॉट के साथ में उसको हेड शॉट लगा देता है जिसके साथ में ड्रैगन होता है नीचे आकर गिरा होता है। तुरंत ही प्रोटेक्ट करने लगा होता है ओल्ड टैंक के लिए अपनी बॉडी से ही और अब ओल्ड टैंक को ब्रदर बुला रहा होता है। ये देखने के बाद तो तुरंत ही ओल्ड टैंक बहुत शॉक्ड जाता है और उसकी मेमोरी काफी ज्यादा ही मिक्स स्टोरी होती है और वहां से भागते हुए निकल जाता है। कॉन्स्टेंटाइन सोचने लगता है पास्ट के बारे में जहाँ पर दोनों ब्रदर्स थे वह ट्विंस थे और एक दूसरे को प्रोटेक्ट करने के बारे में बात कर रहे थे। इधर ओल्ड टैंक भी ये सब सोच रहा होता है और अब वह पूरी तरह से ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म होने लगा होता है। इन सभी मेमोरीज को सोचने के बाद इधर दिखाया था प्रिंसिपल जो कि ओल्ड टैंक के फादर होते हैं यानी कॉन्स्टेंटीन के फादर। लेकिन इधर वे बात कर रहे होते हैं मेस्टाइस के साथ में जहाँ पर की वह ओल्ड टैंक की जो ड्रैगन फॉर्म है उसको रिलीज करने के बारे में बात कर रहे होते हैं क्योंकि अभी जो उनके अंदर है वह मिक्स ब्लड है ड्रैगन के साथ में उन्हें प्योर चाहिए जो उनके सक्सेसर के तौर पर भी एक चाहिए। इसलिए चाहते हैं कि उनके बजाय कोई और सक्सेसर बने और इस प्लान को आगे एग्जीक्यूट करे क्योंकि उनका काम केवल ड्रैगन को एग्जीक्यूट करने का नहीं है क्योंकि आज तक कोई भी ड्रैगन को मार ही नहीं सकता है कि ड्रैगन का कोई भी एक छोटा सा भी पार्ट हो तो उससे वह दोबारा रीजनरेट हो सकता है। इसलिए वे लोग केवल ड्रैगन को सील कर सकते हैं और सील करना भी ड्रैगन को बहुत जरूरी होता है। और वह एक ही प्लान करते हैं कि वह केवल उन सभी ड्रैगन्स को हरा दें यहाँ तक कि निडहॉग उस ड्रैगन को भी वह खत्म कर दें, ये उनका प्लान होता है। यहाँ पर प्रिंसिपल होते हैं वह प्रोफेसर मेंस्टाइन्स के फादर के साथ में अभी बात कर रहे होते हैं ना कि प्रोफेसर मेंस्टाइन्स के साथ में। इधर दिखाया जाता है लूमिंग फे जब जागा होता है तो बात कर रहा होता है उसी इंस्टेट के बारे में जहाँ पर कि फिंगर होता है उसे बताने लगता है कि सीक्रेट पार्टी हिस्टोरिकल फॉर्मेशन है
जो कि पूरी तरह से अब एक्टिवेट कर दी जाएगी। जो भी इन्वेजन हुआ है उसके सिक्योरिटी सब बढ़ा दी जाएगी और यहाँ तक कि उसको और भी हार्ड किया जाएगा, इन अपग्रेड किया जाएगा। जिसके बाद पूछते हैं वैसे तुम किस में ज्वाइन करने वाले हो, तो भाई कहता है ऑफ कोर्स मैं स्टूडेंट यूनियन में ज्वाइन करने के बारे में सोच रहा हूँ। इस पर आवाज़ आती है तुम तो पहले उसमें ज्वाइन हो चुकी हो। तो उनकी नौ को होती है, यहाँ से एक बंदा आता है जो प्रोफेसर होते हैं और कहते हैं नोनो तुम्हारे बारे में पहले से कॉन्फिडेंट थी और हाँ उसे पता था कि तुम्हारी चॉइस ठीक ही होगी, इसीलिए उसने पहले तुम्हारी स्टूडेंट यूनियन की आईडी कार्ड पहले बना दिया था। और हाँ 1 घंटे बाद फिंगर जो कि एक मीटिंग रखने वाला है, इसलिए तुमको वहाँ पर ज्वाइन होना जरूरी है। जब प्रिंसिपल होते हैं टीचर इसके साथ में बात कर रहे होते हैं और उसने जितनी हेल्प की होती है स्टूडेंट के साथ में मिलकर इस इन्वेडल के बीच में, उसके लिए उसे थैंक्स कहते हैं। टीचर इसी केवल इन चीज़ों के लिए काइंडली एक्सेप्ट कर सकता है और कुछ नहीं। नेक्स्ट मीटिंग हो रही होती है लूमिंग फे के साथ में, जहाँ पर बताता अभी से एक मिशन होने वाला है जिसमें कि तुम्हें पार्टिसिपेट करना है। लेकिन इस बात से लूमिंग बिल्कुल ही मना कर देता है कि उसके सर्वाइवल चांस बहुत कम होते हैं। इस बात पर कहते हैं वैसे तुम्हें खुश होना चाहिए क्योंकि तुम एक फ्रेशमैन होने के बाद भी तुमको ज्वाइन कराया जा रहा है। लेकिन वह कहता है अपनी पूरी मैथमेटिक्स बताते हो नहीं वैसा नहीं करने वाला है। लेकिन वह कहते हैं वैसे तुम एक फ्रेशमैन हो इसीलिए तुम्हें केवल 2 स्टूडेंट को चूज किया गया, एक तुम एस रैंक हो और एक जीरो, तुम दोनों लोगों को चूज किया गया। जीरो ने पहले इसको एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन तुम इसको एक्सेप्ट नहीं करोगे तो तुमसे स्टूडेंट यूनियन की आईडी ले ली जाएगी। लेकिन अब वह क्या कर सकता है, उसके ऊपर बार बार प्रेशर डाला जा रहा होता है इस मिशन को ज्वाइन करने के लिए। अचानक से एंट्री होती है नोनो की और वह कहती है कि लूमिंग पेपर पर पूरी तरह से नजर रखी कि अपने छोटे ब्रदर की तरह उसको केयर करेगी। इसके बाद अब वह बहुत झिझक तो रहा होता है लेकिन फिर भी हाँ कह देता है। और जिसके बाद आज से 2 महीने बाद उसका मिशन होने वाला है, इसीलिए उसको प्रिपेयर होने के लिए कहता है। नेक्स्ट उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है जिसमें कि वह अपनी मार्शल आर्ट्स, डाइविंग यानी पानी के अंदर भी और सर्वाइवल वगैरह स्किल सीख रहा होता है। शूटिंग स्किल्स, फाइटिंग स्किल यानी क्लोज कॉम्बैट में, यहाँ तक कि ट्रेनिंग वगैरह खुद की कर रहा होता है जिससे कि वह अच्छी से परफेक्टली तैयार हो सके। अपनी कॉम्बैट सूट में होता है जहाँ पर कि फिंगर उसको चीयरअप होने के लिए कहता है क्योंकि इस तरह से वो बहुत ज्यादा सैड होता है। लेकिन वह कहता है वैसे कपल्स कभी भी एक साथ में डाइविंग पर नहीं जा सकते ना, मिशन पे शायद जा सकते हैं। वैसे बात की जाए हैकिया और ये सॉन्ग की तो उनके बारे में किसी को नहीं पता था कि वह कपल से अपने रिलेशनशिप को सीक्रेट रखा था। वैसे तुम्हारे वहां से वापस आने के चांस सर्वाइव करने के काफी कम है। इस बात पर तुरंत ही लूमिंग पे उसको अपना क्रेडिट कार्ड देता है और कहती है वापस नहीं आओ तो तुम भी कुछ भी ऑर्डर कर सकती हो। तुरंत ही अपनी जैसा करेक्टर है बहुत सारी चीजों को खाने की ऑर्डर करने लगता है। लूमिंग पे बहुत गुस्से में आता है और कहता है कि तुम क्या कर रहे हो, लेकिन वह उसको कार्ड वापस करते हुए कहता है चिंता मत करो तुम वापस आओगे और इस कार्ड को खर्च करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इस बात से वह काफी अधिक अब थोड़ा सा कॉन्फिडेंट महसूस कर रहा होता है। इस तरह से उसने इंकरेज किया होता है उसके लिए। नेक्स्ट इधर की साइड दिखाता है नोडल जो कि एक अपने ड्रैगन सर्वेंट को समन करता है और अपनी पूरी प्रिपरेशन होता है कर रहा होता है नेक्स्ट प्लान के बारे में। इधर दिखाता है प्रोफेसर मेंटाइन होते हैं जो कि सभी लोगों को इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं, जहाँ पर कि 4 लोग उनके साथ में शामिल होने वाले होते हैं जिसमें सीजारिस, नोनो, जीरो और लूमिंग पे होते हैं। और सभी लोग से कहते हैं वैसे यदि कोई भी ड्रैगन इन्वेडर होती है तो चिंता मत करो, हमारी डिफेंस इतनी ज़्यादा अच्छी हैं कि आसानी से उनको डेर कर सकते हैं और हमारी ट्रपीडो वह इतनी अच्छी डिफेंस है जो कि आसानी से एक ड्रैगन को खत्म कर सकता है। इस बात पर अभी उनका नेक्स्ट प्लान होता है अंदर डाइव करके जाना और पूरी बोरॉन सिटी है उसको डिस्ट्रॉय कर देना। लेकिन इस पर लूमिंग पे कहता है अगर हम इस तरह से उस इतनी अच्छी सिटी को कैसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इस बात पर कहते हैं तना करने के लिए वैसे भी हम उस पूरी सिटी को रिसर्च नहीं कर सकते ऊपर लाकर, इसीलिए उसको डिस्ट्रॉय कर देना ठीक है। इसके बाद अपने कुकून फॉर्म में आ जाएगी और खुद को प्रोटेक्ट करना स्टार्ट कर देगी, इसलिए चिंता मत करो। इसलिए इसके लिए वह पहले फ्रीजारिस और जीरो को चूज करते हैं कि वे अंदर जाएं उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए। लेकिन जीरो इस चीज़ से तुरंत मना करने लगती है। लेकिन इस बात पर लूमिंग पे उसको मनाने लगता है कि काफ़ी अच्छा है, तुम्हें जाना चाहिए, तुम बहुत अच्छी हो, ये। लेकिन वह तुरंत ही मना कर देती है। सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी आती है फर्स्ट डाइविंग के लिए वह बेचारी नोनो और लूमिंग पे पर पड़ती है, चाहे कितना भी प्लान बना ले। नोनो कहती है चिंता मत करो, तुम अनकॉन्शियस हो जाती हो तो इस सूट के ऑटोमेटिक सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा जिसके बाद तुमको सेफली बाहर निकाल लिया जाएगा। लेकिन प्रोफेसर मेंस्टाइन अभी देखते हैं ड्रैगन के सिचुएशन है तो पता चलता है अभी कोकून के अंदर, इसीलिए कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। लेकिन वे कहने लगते हैं नोडल के बारे में जो कि कुछ सालों पहले यहाँ से स्केप कर चुका था, भाग चुका था, लेकिन वो उस टाइम एक ह्यूमन फॉर्म में था। यदि वह अपनी सारी पावर ड्रैगन की अवॉकिन करना चाहता है उसको पहले कोकून फॉर्म में जाना होगा जिसके बाद ही अपनी ड्रैगन पावर्स को अवॉकिन कर पाएगा। इसलिए अभी के लिए ये सब कुछ सेफ है। दिखाया जाता है जो दोनों लोग होते हैं नीचे तरफ जा रहे होते हैं, पुरुष टीम होती है उन पर नजर रख रही होती है इधर, जैसा कि बताया गया होता है उसी अकॉर्डिंग लूमिंग पे होता है उस ब्लड ड्रॉप को निकाल लेता है, ड्रैगन का प्योर ब्लड होता है उसको उस पपेट के लिए दे देता है। लेकिन वो उसको ड्रिंक करने के बजाय उसके हाथ कोई बाइट कर लेता है और वो छोड़ ही नहीं रहा होता है, जहाँ पर कि नोनो भी जाकर हेल्प करते लेकिन आखिरकार बहुत मेहनत के बाद उसको छोड़ देता है। एक अच्छी बाइट लगी होती है, नोनो चेक करती है कि ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन वो छोटी स्क्रैच होती है, लेकिन फिर उसको पकड़ लेती है और कहती है ना करने के लिए बस जल्द हील हो जाएगा। लेकिन वह थोड़ा पैनिक होता है। अचानक से गेट खोलता है, उन दोनों को अंदर शक कर लिया जाता है जिस वजह से नोनो लगभग अनकॉन्शियस होने वाले होते हैं। लेकिन मिंगफे उसको पकड़ लेता है और फिर जिसके बाद दोनों जागे होते हैं तो एक ऐसी गुफा के अंदर होते हैं जहाँ पर कि ऑक्सीजन ठीक होती है। नॉर्मे कहती है तुम ऑक्सीजन में अपनी सांस ले सकते हो। इस बात पर नोनो कहती है ठीक है, और वह अपनी ऑक्सीजन को बचाने के लिए अपने चेहरे से मास्क निकाल देती है और सेम में
मिंग से भी कहती है। जिसके बाद वह नॉर्मा से कॉन्टैक्ट करती है और कहती है हम एक कुछ अजीब सी जगह में आ गए हैं, जहाँ पर नॉर्मा सब कुछ चेक करती है क्योंकि ये जगह है बिल्कुल ही अनएक्सप्लोर्ड होती है। यहाँ पर कोई भी अब तक एक्सप्लोर करने गया ही नहीं होता, यहाँ पर ऑक्सीजन भी होती है। दोनों पूछती है आखिर हम लोगों को बॉम्ब कहाँ पर प्लांट करना है। इस बात पर प्रोफेसर मेनस्टाइन्स कहते हैं तुम्हें पहले ड्रैगन पैलेस में जाना होगा जहाँ पर कि तुम उनको प्लांट करना है। नॉर्मा भी कहती है हाँ बिल्कुल, अभी तुम ऐसी जगह पर जहाँ से शाम तक जाना चाहिए, अपनी डाइट को यूज करो जो तुम्हें रास्ता दिखाएगा। प्रोफेसर माइंस कहते हैं डाइस को फॉलो करो जिसके बाद तुम नॉर्डर्न पैलेस में पहुंच जाओगे। वैसे हम डाई को फॉलो करते हैं, आसपास में स्टैचू होते हैं थोड़े गड़बड़ लग रहे होते हैं। इन चीज़ों से मिंग फे के लिए काफ़ी डर भी लग रहा होता है, लेकिन नोनो कहती है सच में तो कितने बड़े डरपोक हो ना, मेरे साथ में आओ। वे वहाँ से निकल जाते हैं, स्टैचू सच में कुछ गड़बड़ होते हैं। बताने लगती है बहुत पास्ट के बारे में की स्टोरी, यहाँ पर कि नोडल के लिए खुश करने के लिए बहुत सारे स्टैचू बनाए गए थे, यहाँ पर बहुत सारे एनिमल्स की बलि दी गई थी, यहाँ तक कि एक ब्यूटीफुल मेड की बलि दी गई थी। लेकिन नोडल इस चीज़ से खुश नहीं हुआ, ये काफ़ी नहीं थी, जिसके बाद भी वो लोगों के सामने नहीं आया। नहीं सामने पहुंच जाते हैं जहाँ पर कि दोनों जो गर्ल्स और बॉय कपल आया था उसी सामने आ चुके होते हैं। यहाँ पर एक बहुत बड़ा स्टैचू होता है नोडल की पूजा करने के लिए बनाया गया होता है, उसकी बरसिप के लिए। लेकिन ये सब देखकर वे शॉक जाते हैं। इस बात पर मिंग फे कहता है कि हमें बॉम्ब प्लांट कर देना चाहिए, लेकिन वे सोचने लगती है ऐसा तो नहीं हो सकता है कि जहाँ पर वे लोग बरसिप करती थी नोडल की वहीं पर नोडल का पैलेस हो। इसीलिए तुरंत ही वह पानी के अंदर लेकर उसको चली जाती है। जैसे अंदर जाते हैं यहाँ पर बहुत सारी खोपड़ियाँ पड़ी होती हैं, स्केल्टन्स होते हैं, क्योंकि वे सारे वह लोग होते हैं कि नोडल के साथ में विक्ट्री के लिए फाइट की थी, लेकिन सारे फेल रहे थे। जिसके बाद वे लोग आगे तरफ बढ़ने लगते हैं और जहाँ पर वे जैसे ही उसकी फिंगर से उस पट्टी को निकालती हैं, यहाँ पर ब्लड निकल रहा होता है। तुरंत ही वह उसके गेट पर उस ब्लड को लगाती से एक गेट खुलता है और अचानक से उनको सक कर लिया जाता है एक दूसरी जगह में, और जिसके साथ में उनका जो कॉन्टैक्ट होता है फिर उसके साथ में वह टूटने लगता है। लेकिन यहाँ पर प्रोफेसर और सीजर होते हैं, दोनों ही अपनी येलिंग पावर के साथ में कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं आखिर वह दोनों लोग कहाँ पर हैं। लेकिन इधर ये दोनों लोग होते हैं जो कि एक गार्डन जगह से काफी ब्यूटीफुल जगह में आ जाते हैं। यहाँ पर कोई घर होता है, अंदर तरफ जाते हैं, आसपास में देखने लगे होते हैं कहाँ पर है वे लोग। इधर उधर जाने के बाद उन्हें थोड़ी चीजें दिखती हैं और थोड़ी मेमोरीज भी दिखने लगती हैं जो कि साइकिक पावर्स होती हैं दोनों की, उसकी वजह से दोनों यहाँ बैठ जाते हैं क्योंकि वे लोग अभी कॉन्स्टेंटीन के मेन पैलेस के अंदर होते हैं, जहाँ पर कि साइकिक पावर से देखती है। मिंग फे भी देख लेता है और कहता है नोनो पहले यहाँ पर ज्वाइन होती और वे इस चीज से काफी रिग्रेट करती है कि मिंग फे को इस अकेडमी में एडिशन हो गया, इसीलिए वो उसको और ज्यादा प्रोटेक्ट करना चाहती है और वह चाहती है कि वे इसको क्विट कर दे। लेकिन अभी वह क्या कर सकता है, लेकिन अभी के लिए टाइम कैलकुलेट करते हैं कितने टाइम के अंदर यहाँ से एस्केप कर सकते हैं, इसीलिए उस बॉम्ब में 45 मिनट का टाइमर लगाते हैं और फिर यहाँ से एस्केप करने वाले होते हैं। अचानक से उन्हें वहाँ पर कोई एक लैंप दिखती है जो जल रही होती है, इससे पता चलता है कि नोडल की जो प्रेजेंस यहाँ पर अभी भी है, इसी स्पीड से जाने लगे होते हैं और एक बॉल के ऊपर उंगली रखते हैं। जैसे वो देखते हैं आसपास में तो पूरा जो जगह होती है सेल्फ डिस्ट्रक्ट होने लगी होती है। वो लोगों को भी वहीं से स्केप कर सकते हैं जहाँ से वे लोग यहाँ पर आए थे, लेकिन जिसके बाद वे लोग जगह जाते हैं यहाँ पर एक और न्यू उन्हें गेट देखने को मिलता है। जिस गेट के पास जाने के बाद वे दोनों बात करते हैं और जहाँ पर मिंग फे कहता है कि मैंने तो पहले कोई गुड बाय या फिर फेयर बाय नोट भी नहीं छोड़ा, इसलिए मुझको तो यहाँ से वापस जाना ही होगा। इस बात पर वैसे सेम कहती है हमें जाना ही होगा, लेकिन मिंग फे कहता है यहाँ पर एडिशन लेने से पहले मेरा कोई परिवार भी नहीं था जो कि मुझे शायद मिस करे यदि मैं यहाँ पर फील्ड हो गया। इस बात पर नोनो भी कहती है हाँ बिल्कुल मुझे भी कोई मिस करने वाला नहीं है, मैं भी अकेले ही हूँ। लेकिन मिंग फे कहता है वैसे सीजर के बारे में क्या, तो वह कहती है ऑफ कोर्स उसके बारे में और भी काफी सारे अलग चॉइसेस होंगी जिसके साथ में वह जा सकता है। दोनों लोग इन बातों को शेयर करने के बाद लू मिंग फे होता है तुरंत ही अपनी ब्लड वहीं भी लगा देता है। इधर दिखाया जाता है शिप के ऊपर जहाँ पर के प्रोफेसर मेंटाइन होती है जो कि टाइम को कैलकुलेट कर रहे होती हैं और जहाँ पर कि वह कहते हैं अभी उन लोगों के सर्वाइवल के टाइम बहुत ज्यादा कम है। लेकिन इस बात पर सीजर होता है बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड होता है और बहुत ज्यादा ही अपने टेम्पर को खो रहा होता है और एक रेस्क्यू टीम के साथ में रेस्क्यू करने जाना चाहता है। प्रोफेसर मेंटाइन्स कहते हैं हमारे प्राइमरी मिशन के लिए ना भूलो ड्रैगन किंग को हराने के बारे में, इसके लिए हम सबको सेक्रीफाइस कर सकते हैं। इधर दोनों लोग होते हैं जो कि बचने की कोशिश कर रहे होते हैं और बार बार बस डॉज कर रहे होते हैं, आखिरकार ट्रैप में फंसते से बचते हैं। उनके पास में केवल अब एक ही रास्ता होता है, भगवान के भरोसे यदि हम यहाँ से बच गए तो। लेकिन अचानक से उसे एक चीट कोड याद आता है जो कि मिंग जी ने बताया था, उसको तुरंत यूज करता है और मिंग जी कहता है तो आखिरकार तुम्हें मेरी याद तो आई ना, तो चलो मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। अचानक से उसके दिमाग के अंदर एक सिटी का पूरा मैप आने लगता है। तुरंत ही वह कॉन्टैक्ट करता है और कहता है फिंगर मेरी बात सुनो, मेरी मैप को तुरंत ही एनालाइज करो, मुझे एक स्केप रूट बताओ। ये जो वॉइस होती हैं डायरेक्टली प्रोफेसर मेंटाइन्स के माइंड में गूंज रही होती हैं और इस बात पर बहुत ज्यादा सिर में पेन हो रहा होता है, दर्द हो रहा होता है। वे कहते हैं लूमिंग पे है जो कि मेरे माइंड को यूज कर रहा है कनेक्शन के तौर पर, और तुरंत ही वे फिंगर से कहते हैं उसको कैलकुलेट करने के लिए। जैसे वे कैलकुलेट करता है और कहता है हाँ स्केपिंग के लिए एक रास्ता तो है, लेकिन इसके लिए याद आता है एक AI के बारे में जो कि उसके लिए पूरे स्केप मार्क बना
बना सकती है। तुरंत ही उसको पूरी परमिशन दे दी जाती है क्योंकि उसे कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं चाहिए यदि वह इस चीज़ को करने वाली है तो। नेक्स्ट में तुरंत ही उसको कैलकुलेट करना स्टार्ट कर देते हैं किस तरह से वहाँ से एस्केप करना है, जिस तरह से उस मार्ग को एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे होते हैं। और भी लोग जब देखते हैं समुद्र का जो टेम्परेचर होता है वह करीब 50 डिग्री पहुंच चुका होता है, यानी ड्रैगन इन्वेजन का पूरा चांस दिख रहा होता है। जिसके साथ में प्रोफेसर होते हैं वो अपनी पावर्स को यूज करके आसपास में देख रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पर जीरो कहती है सीजर से तुरंत ही कमांड देने के लिए, इस चीज़ को कुछ संभालने के लिए। तुरंत ही सीजर सामने तरफ जाता है और कमांड देता है स्टूडेंट के लिए सभी लोग फाइट के लिए तैयार हो जाएं। लेकिन अचानक से नीचे से अटैक होता है ड्रैगन द्वारा, जो कि नीचे से इन्वेड करता है और शिप को डिस्ट्रॉय करने लगता है। स्टूडेंट जो नीचे होते हैं उनको खत्म करने लगा होता है। इसीलिए जो फ्लोटिंग शिप होती है वहाँ तक ये सब करना सच में काफ़ी अजीब लग रहा होता है। इसलिए वहाँ से वे लोग तुरंत स्केप करने लगे होते हैं ड्रैगन से बचने के लिए। लेकिन ड्रैगन उनका पीछा कर रहा होता है जहाँ पर भी जा रहे होते हैं। वे कहते हैं आखिर कैसे हो सकता है कि यहाँ पर ये नोडल कर रहा है। दूर देखते हो तो हाँ सच में पहाड़ी के ऊपर नोडल खड़ा होता है। लेकिन अचानक से सैमसन पर ड्रैगन होता है वापस चला जाता है और जो कि नोडल के पास जाता है। वे लोग देखते हैं ये क्या, अचानक से नोडल खुद ही उस ड्रैगन को खत्म कर देता है। ये देखते तो वह खुद शॉक्ड जाता है आखिर उसने अपनी सर्वेंट को ही खत्म क्यों कर दिया। जिसके साथ में एक बहुत बड़ा एनर्जी का ब्लास्ट होता है और जो ब्लास्ट के बाद दिखाया जाता है तो कुछ अलग ही हुआ होता है। उनके सामने नोडल होता है जो कि ड्रैगन सैमसन के साथ में मर्ज हो चुका होता है, यानी अब ड्रैगन फॉर्म के फुल पावर को यूज कर सकता है क्योंकि ये उसका एक शॉर्टकट होता है इतनी सारी पावर्स के बस्ट को यूज करके अपनी ककून के इतने टाइम को रोकने का। इधर मे जो कि सब दूर से देख रही होती है और मे के लिए साफ साफ इंस्ट्रक्शन मिले होते हैं कि इस टाइम को ज़्यादा से ज़्यादा खींचना है। वैसे तो निडोल को एलिमिनेट करना जरूरी है लेकिन इसके साथ में मिंगफी को सर्वाइव कराना उससे भी ज़्यादा जरूरी है। इधर दिखाया था दोनों लोग यहाँ से एस्केप करने की पूरी कोशिश कर रहे होते हैं और आखिरकार लास्ट ट्रैप से निकल जाते हैं। जिसके साथ में वे लोग देख रहे होते हैं यहाँ से आगे तरफ किस तरह से जाएंगे। अचानक से उनकी नजर जाती है ये सॉन्ग की तरफ जो कि सच में अपनी ऑक्सीजन को देकर उसने हैकिया के लिए सर्वाइव कराने के लिए कोशिश की थी। और उसके पास में एक बॉक्सा भी होता है जो बुक लग रही होती है। तुरंत ही वो उसको वहीं पर रेस्ट करने के लिए कहते हैं और वहाँ से वे लोग निकल जाते हैं। जैसे जैसे जा रहे होते हैं मिंग पे काफ़ी डर रहा होता है सर्वाइवल को लेकर, लेकिन नोनो उससे कहती है चिंता ना करने के लिए हम लोग पूरी कोशिश करेंगे अपना पूरा बेस्ट देके। अचानक से ही अनकॉन्शियस साइड में पहुंच जाता है मिंग पे जहाँ पर कि वह उसकी ही अपनी एक अल्टरनेटिव साइड से बात कर रहा होता है जो कि कहती है इस तरह से तुम और के ऊपर कब तक बोझ बन के रहोगे, कब तक तुम किसी और पर डिपेंड रहोगे खुद की लाइफ को बचाने के लिए, कब तुम सुधरोगे। अपने आप को अपने ऊपर प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी जिम्मेदारी खुद लो। इस बात से सच में उसमें फर्क पड़ता है और उसकी अब थोड़ी सी सोच बदलती है। नेक्स्ट पहुंच जाते हैं लास्ट डोर की तरफ जहां से उन्हें एस्केप करना होता है लेकिन ड्रैगन ब्लड खत्म हो चुका होता है। अपनी उंगली को कट करके ड्रैगन ब्लड नहीं निकाल पा रहा होता है। लेकिन इधर नोनो उस बॉल को रोकने की कोशिश कर रही होती है। उन दोनों को क्रश कर दे कितने टाइम से पीछे कर रहे थे उसे जल्दी करने के लिए कहती है। अब उसके पास कोई चारा नहीं बचा होता, अपनी ऑक्सीजन मास्क को निकालता, अपनी फिंगर को अपने मुंह से कट करता और ब्लड लगा देता उस गेट के ऊपर जिससे वे सक्सेसफुल रहते हैं। लेकिन जिसके साथ में ही अनकॉन्शियस हो चुका होता है मिंग पे इस तरह से ऑक्सीजन सप्लाई खत्म होने की वजह से। लेकिन इधर दिखाया जाता है प्रोफेसर मैनस्टाइन को पता चल जाती है ऑक्सीजन सिचुएशन उन दोनों के बारे में। इस बात पर सीजर भी कहता है हम उसको रेस्क्यू करने के लिए कुछ भेजना होगा। तुरंत ही वहाँ से भागना स्टार्ट कर देते हैं। ड्रैगन भी उनका पीछा कर रहा होता है। उनके रेस्क्यू करने के लिए तुरंत ही वे रेस्क्यू वॉलंटियर के अंदर भेज देते हैं जिससे कि उन्हें रेस्क्यू किया जा सके। इधर मिंग पे सोचने लगता है उन लोगों के बारे में जो उस तरह वो बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा कह रहे होते हैं। उसके लिए अचानक से स्लैप मारती नोनो अब होश में आ चुका होता है। वह कहते हैं अपनी ऑक्सीजन को पूरी तरह से खो चुके थे जब तुमने अपना ऑक्सीजन मास्क निकाला। अब हम मेरे पास में जितनी ऑक्सीजन बची कुछ उससे हम सर्वाइव कर रहे हैं। क्या सच में इस छोटी सी ऑक्सीजन के साथ में हम ऊपर तक सरफेस तक पहुंच पाएंगे। लेकिन अचानक से ऊपर से उन लोगों के पास में रेस्क्यू आ चुकी होती है जो कोई और नहीं बल्कि चूहू हो जोंग होता है उनको रेस्क्यू करने के लिए। लेकिन तुरंत ही नोनो होती है अपनी ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए दे देती है मिंगफी के लिए क्योंकि उसकी जो सर्वाइवल स्किल्स होती हैं काफ़ी अच्छी होती हैं। इसलिए वो ऊपर तरफ लीड कर उसको ले आने लगती है। वह सच में काफ़ी शॉक्ड होता है नोनो की जो सर्वाइवल स्किल्स होती हैं उनको देखकर और ये भी देख रहा होता है कि किस तरह से नोनो अपनी स्किल्स के ऊपर कितना भरोसा करती है सर्वाइवल के लिए। ये सच में सब कुछ ठीक होना चाहिए। इधर दिखाया जाता है क्रिस्टल शिप के ऊपर जहाँ पर कि सब लोग बस दौड़ रहे होते हैं। ड्रैगन जो पीछा पड़ा होता है नोडल इस वजह से। लेकिन रेस्क्यू के लिए चूजूहोंग होता है जो कि जा रहा होता है उसको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, नोडल को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए वे क्रिस्टल शिप को आगे ले जा रहे होते हैं। और जहाँ पर उन्हें पता चलता है यार्लिंग पावर है जो कि नोडल के ऊपर कुछ भी काम की नहीं है। तो इस बात पर लाइटिंग भी किसी काम की नहीं, तो फायर करने के लिए कहता है। लेकिन उन्हें पता चलता है हमारे जो नीचे का इंजन है वह डिस्ट्रॉय हो चुका है इसीलिए हम फायर को फायर नहीं कर सकते। हमारे पास केवल वाटर ही कंटेंट बचा है जिसको हम यूज कर सकते हैं। लेकिन सीजर कहता है अच्छा है कि हमारे पास अभी भी टर्पीडो है इसलिए फुल पावर के साथ में टर्पीडो यूज करने के लिए कहता है। लेकिन इस बात पर जीरो कहते हैं टर्पीडो उसके लिए हमें करीब 100 मीटर की दूरी बनाना जरूरी है। इससे वह काफ़ी इफेक्टिव भी होगी और हाँ ज़्यादा करीब होने से हमें ज़्यादा दिक्कत होगी और दूर होने से इफेक्टिव नहीं रहेगी इतनी ज़्यादा। इसलिए तुरंत ही वह कहते हैं ठीक है इसके लिए हम फायर पावर्स को यूज कर सकते, इसके लिए हम यार्लिंग पावर को यूज कर सकते हैं जिससे कि हम उसको थोड़ा डिस्ट्रैक्ट करेंगे। उस टाइप पर टर्पीडो यूज किया जा सकता है। इस चीज़ के तुम तैयार हो जाते हैं और सीजर होता है निकल जाता है। लेकिन जीरो उसको
तुरंत ही वार्निंग देती है। टर्पीडो की जो साउंड होगा इतना ज़्यादा होगा कि तुम्हारे कानों के ड्रम्स हैं वह भी डेस्ट्रॉय हो सकते हैं, क्योंकि भी स्पेस टाइप साउंड होगा। लेकिन तुरंत ही बाहर चला जाता है, अपनी आंखों पर एक पट्टी बांध लेता है जिससे अपनी स्किल्स को ज़्यादा इफेक्टिवली यूज कर सके। जीरो इसी मौके का फायदा उठाकर जाने लगती है टर्पीडो चैम्बर की तरफ, जिससे कि वह जैसे इंस्ट्रक्शन मिले वो तुरंत ही शूट कर दे टर्पीडो के लिए। लेकिन इधर सीजर अपने काफी सारे मल्टीपल स्नाइपर शॉट को लगा रहा होता है, जिसको नॉर्डल आसानी से ही डॉज करता जा रहा होता है। उसके सामने कुछ भी इफेक्टिव नहीं होते हैं। इधर पहुंच जाते जीरो उसी चैम्बर के अंदर जहां पर के टर्पीडो एक्टिवेट कर सकते हैं। ये प्लान काफी अच्छा होता है क्योंकि अभी सारा ध्यान होता है नॉडल का, बाकी बस सीजर के ऊपर ही होता है जो बार बार उसके ऊपर शूट कर रहा होता है। इसी बीच में वे लोग अपनी शिप को भी उसके काफी करीब ले जा रहे होते हैं, धीरे स्पीड धीरे करने की वजह से। और इसी के बीच में वे लोग बैरियर होता है उसको भी हटा देते हैं। ऊपर से तुरंत ही एयरलिंक पावर से अटैक किया जाता है, उधर से नॉडल भी उसको काउंटर करता है। जो पावर इतनी ज्यादा पावरफुल होती है, बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। कुछ पलों के लिए वहां पर सब में लाइट चमकने लगती है। इसी मौके का फायदा उठाकर सीजर के लिए कोई दिक्कत नहीं होती और वह कहता है जीरो से अटैक करने के लिए टर्पीडो फुल स्पीड के साथ में फुल पावर से अटैक की जाती है। डायरेक्ट जाकर हिट होती है वह नॉडल के ऊपर। लेकिन इस बीच में सीजर भूल जाता है, जीरो ने उसे वार्निंग देती है अपने कानों को कवर करने के लिए। लेकिन जैसे अटैक होता है जिसके से नॉडल मरा नहीं होता है, लेकिन वहीं पर अनकॉन्शियस होकर समुद्र में गिर जाता है। लेकिन इधर चूजू होंग होता है जो कि अपनी रेस्क्यू के लिए आगे बढ़ रहा होता है। इधर दिखाया जाता है सीजर, उसके कानों से अब खून निकलने लगा होता है क्योंकि उसने वार्निंग को ध्यान नहीं दिया था। जिसके साथ में जीरो आती है और अभी उसके साथ में बस साइन लैंग्वेज में बात कर रही होती है, इसलिए अभी के लिए बात करने कोई दिक्कत नहीं है। और जहाँ पर जीरो कहते हैं चिंता ना करने के लिए, क्योंकि अभी उसकी थोड़ी बहुत माइनर इंजरी जाए, इसीलिए छोटे मोटे ऑपरेंट के साथ में ठीक कर दी जाएंगी। और वैसे ही अच्छा दोनों ही साइन लैंग्वेज जानते हैं और इसीलिए अभी कुछ टाइम तक ऐसी बात करने में कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर सीजर जिसने कि जो साइन लैंग्वेज सीखी थी अपनी मदर से बात करने के लिए, और यहाँ पर जीरो थी वह काफ़ी अकेला रहती है और इसीलिए उसने साइन लैंग्वेज सीखी थी, इसीलिए दोनों हाई फाई करते हैं। इधर नोनो और मिंग पे दोनों देखते हैं कि डाइविंग बॉल अंडर जो कि उनके सामने होता है, इसीलिए तुरंत ही सिग्नल देता है मिंग पे और वह ऑक्सीजन को तुरंत ही इनहेल करने लगती है। जो बची हुई ऑक्सीजन होती है उससे काम चला रहे होते हैं, जिसके साथ में आज तरफ वे लोग डाइव करते हुए जाने लगते हैं। और जो बैसल होता है इसमें रेस्क्यू होने वाले होते हैं उस चैम्बर का फिंगरप्रिंट द्वारा वह गेट खोलती है, जिसके साथ में वह मिंग पे को अंदर धक्का देती है और कहती चलो अंदर जाओ। जैसी वह अंदर की तरफ जाने वाली होती है, जो नॉडल अभी तक अपने इतनी बड़ी हार से और गुस्से में होता है अचानक से अटैक करता है और मिंग फे की आंखों के सामने वह नोनो पर अटैक कर देता है और उसका जो ब्लड होता है वह उसके ऊपर आकर गिरा होता है। वह कुछ भी नहीं करता, बस केवल शौक के मारे खड़ा होकर देख रहा होता है। उसके सामने ये सब हो रहा होता है। लेकिन मिंग फे लास्ट टाइम पर फिंगरप्रिंट का यूज करके आसानी से उस गेट के लिए बंद कर देती जिससे कि सर्वाइवल उसका फिक्स रह सके। लेकिन ये सारी चीजें जब मिंग फे के सामने हुई होती हैं तो वह अपनी पुरानी यादों को बस सोच रहा होता है, किस तरह से उसके साथ में नोनो की यादें होती हैं, वह किस तरह से उसके सामने आई और उसको प्रोटेक्ट किया था। इस चीज़ से वह काफ़ी इमोशनल होता है और वह इस चीज़ को इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट व्यक्ति को अपने सामने होते देखकर वह काफ़ी इमोशनल होकर टूट ही चुका होता है और रोने लगा होता है। और वह इस चीज़ से ज़्यादा टूटा हुआ होता है क्योंकि वह उसके सामने उसके सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट व्यक्ति को अब तक के कोई व्यक्ति मार रहा होता है और वह बस खड़ा दिख रहा होता है। लेकिन अचानक से ही उसकी कॉन्शियसनेस चेंज होती है और भी एक अजीब सी सस्पिशियस जगह पर आ चुका होता है। और जब मिंग पे अपने आप को देखता है इतनी मिस्टीरियस जगह पर होता है तो अपने आप को संभालता है। तुरंत ही उसके सामने आ जाता है मिंग जे, वो उसे कहता है वैसे मेरे पास एक रास्ता है जिससे कि तुम नोनो को सेव कर सकती हो। ये एक इकलौता ऐसा वाक्य होता है जिसकी वजह से मिंग फे हिलकर जा रहता है और कहता है क्या सच में तुम्हारे पास कोई रास्ता है? मैं कुछ भी कर सकता हूँ, प्लीज मेरी हेल्प करो नोनो को बचाने के लिए। मैं कहता है वैसे मुझे ये बताओ आखिर तुमने इस अकेडमी को चूज क्यों किया था? तो वो रोने लगता है और कहता है मैंने बस अपने पेरेंट्स से वादा किया था जिसकी जैसे मैंने ये चूज किया। सिक्योरिटी मुझे यहाँ पर बहुत सिक्योरिटी है ये भी है, लेकिन सच में वह औरों के ऊपर ही अब तक निर्भर होते हुए आया है और इसी वजह से उसके आंसू होते हैं अब निकलने लगे होते हैं कि वो अपने आप को एक यूजलेस महसूस कर रहा होता है। मिंग जी कहता ठीक है मैं तुम्हें अपनी पावर दे सकता हूँ, अपनी सारी चीट कोड्स सब कुछ दे सकता हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें अपनी सोल को मेरे साथ में ट्रेड करना होगा। तुम हो वो पूरी तरह से अब मेरे लिए निर्भर रहोगे। इस बात पर तुरंत ही बिना किसी सेकंड थॉट के मिंग पे एक्सेप्ट कर लेता। ये देखकर तो मिंग जे भी शॉक्ड हो जाता है कि उसने इतनी जल्दी इस ऑफर के लिए एक्सेप्ट कर लिया। तुरंत ही वह उसको यान लॉन्ग की पावर देता है और उसे कहता है जाने के लिए। नेक्स्ट इधर मिंग पे तुरंत ही बाहर तरफ निकल के आता है और अपना हेलमेट लगा देता है नोनो के लिए और जिसके बाद में रोप को बांध देता है, ऊपर तरफ खींच देते हैं जहां पर कि सीजर देखता है कि शायद कोई ऊपर रेस्क्यू रोप द्वारा खींचा जा रहा है। वे लोग अपनी मेडिकल टीम के साथ में पूरी तरह से तैयार होते हैं, लेकिन यहाँ पर नोनो की लाइफ बच तो गई होती है, लेकिन वह लूमिंग फे की सोल को ट्रेड करने की वजह से बची होती है जिसमें लूमिंग फे ने एक बार भी नहीं सोचा होता है। वह इसी से खुश होता है। नेक्स्ट पे से उसी
कॉन्शियसनेस में दिखाया जाता है। लूमिंग फिर पूछता है कि इन पावर के साथ में मैं नोडल के लिए हरा सकता हूँ। इस बात पर मिंग जी कहता है हाँ बिल्कुल, लेकिन इस चीज़ के लिए तुम्हें एक और रास्ता चूज करना होगा जो कि उस बॉक्स के अंदर है। उस बॉक्स के अंदर 7 डेडली वेपन्स हैं। इनको यूज करके तुम आसानी से उस ड्रैगन किंग नोडल को हरा सकती हो, क्योंकि वे वेपन्स है नोडल किंग ने खुद बनाए थे, इसीलिए वे काफ़ी ब्रूचल पावर्स को रखते हैं और मेरी जो पावर दी है उनके साथ में आसानी से उसको हरा सकती हो। नेक्स्ट बार जाता है फिर जेंट पे, उस बॉक्स को फेंक देता है उस ड्रैगन की तरफ, जिसके बाद उसको ओपन करता है और वह अपने उन वेपन को समन कर लेता है, जिनमें से वह 2 वेपन को चूज करता है कि येलो एक पर्पल कलर में होता है। तुरंत ही फाइट करना स्टार्ट करता है। जैसे भी अटैक करने को होता है उसकी जो असली पावर्स होती हैं अब रिलीज हो रही होती हैं। मिंग जी कहता है सच में तुम्हारी चॉइस काफ़ी अच्छी है, तुमने स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन्स को चूज किया है। जिसके साथ में वह वेपन्स को वेव करना स्टार्ट करता है, उस ड्रैगन किंग नोडल पर अटैक करना स्टार्ट करता है, जो कि पूरी तरह से अफेक्टिव दिख रहे होते हैं। लेकिन फिर भी अभी जिस तरह से मिंग फे फाइट कर रहा होता है उसकी जो स्टेबिलिटी होती है वाटर के अंदर या पानी के अंदर इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती है नोडल की तरह, वह काफ़ी कुछ अनस्टेबल होता है। इसलिए मिंग जी अपनी पावर्स देता है उसके लिए, और जिससे कि पूरी तरह से वह पानी में आसानी से फाइट कर सकता है, जिसके साथ उनकी जो ब्रूटल फाइट होती है स्टार्ट हो जाती है। अभी मिंग फे होता है वह पूरी तरह से एक गुस्से रेज मोड में होता है, बस नोनो की बदला लेने के लिए। इसलिए जैसे जैसे फाइट कर रहा होता है ड्रैगन किंग नोडल के साथ में, इतना इंजर्ड हो रहा होता है और इतनी खतरनाक फाइट होती है, और इन दोनों के बीच में जो ब्रूटल और ओवरव्हीलिंग पावर के साथ में फाइट हो रही थी उसका असर ऊपर भी देखने को मिल पा रहा होता है। उस शिप था जहाँ पर देखकर सब लोग शॉक्ड जाते हैं। इन्होंने सोचा था नोडल किंग मर चुका है लेकिन वह अभी जिंदा होता है, लेकिन जिस तरह की मिंग फे की पावर्स होती हैं इतनी खतरनाक पावर देखकर नोडल वहाँ से भाग जाता है और छुपने के लिए एक न्यू स्ट्रेटजी बनाने के लिए निकल जाता है। लेकिन यहाँ पर मिंग फे काफ़ी उदास हो चुका होता है, लेकिन तुरंत ही मिंग जी उसको अपनी उनको कॉन्शियसनेस में बुलाता है और उसको एक इंपॉर्टेंट जानकारी देता है और बताता है ड्रैगन से कभी भी टायर्ड नहीं होते हैं, थकते नहीं है। इस बात पर मिंग फे कहता है मैं बस उसको हराना चाहता हूँ, मारना चाहता हूँ। वह कहता है ठीक है ना, मैं उसका एक क्रिटिकल जगह बताऊँ, तुम उसके सर के ऊपर अटैक करना जहाँ पर कि नोडल की असली बॉडी है, तुम उसको मार सकते हो। वह कहता है ठीक। इधर आ चुका होता अपनी लैंग पावर को पूरी तरह से एक्टिवेट करता है, जिसके साथ में अब नोडल की लोकेशन को भी ढूंढ लेता है और जाकर अटैक कर देता है स्पीड से जाकर। जैसे भी जाकर उस पर अटैक करता है क्रिटिकल अटैक के साथ में अचानक से वह नोडल को देखकर शॉक रह जाता है, क्योंकि उसको अचानक से उसके जो ओल्ड फ्रेंड टैंग होता है उसकी याद आने लगी होती है। लेकिन इस तरह से उसको जैसे चाहते देखकर वह बंदा उसको पकड़ लेता है और नोडल उसको खत्म करने वाला होता है। लेकिन मिंग जी उसको जैसे इस तरह स्ट्रगल करते हुए देखता है उसको एक डैगर देता है, उस डैगर के साथ में उसको स्टैप कर देता है जिससे उसकी जो पूरी बॉडी होती है स्टोन में बदलने लगी होती है। लेकिन मिंग फे ऊपर तरफ जा रहा होता है लेकिन वह रो रहा होता है और उसकी आंसू निकल रहे होते हैं। अपने ब्रदर जैसे फ्रेंड के बारे में सोच रहा होता है, अपनी पास्ट की मेमोरीज के बारे में। लेकिन इधर दिखाया था ऊपर की साइड नोनो की जिस तरह की सिचुएशन होती है, डॉक्टर वो कहते हैं कि इसकी जैसे वाइटल सिग्नल दिख रहे हैं वह पूरी तरह से खतरे से बाहर है। सभी लोग उसको बिल्कुल वेलकम करते हैं। जैसे ही नोनो की आंखें खोलते हैं अचानक से जीरो की नजर जाती बाहर की साइड जहाँ पर की मिंग पे ऊपर बिल्कुल पानी की सतह पर आ चुका होता है, तो डाइव करके जाकर उसे सेव करती है। मई दूर से देख रही होती है कि मिंग पे अभी सेफ है। इधर दिखाता है ड्रैगन किंग नोडल भागने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन पूरी तरह से स्टोन में बदल चुका होता है। इसीलिए मई तुरंत ही अपनी एल्केमिक बुलेट को लोड करती है और एक सूट के साथ में हेड शॉट से खत्म कर देती है ड्रैगन किंग नोडल को, और मिशन सक्सेसफुल होने की रिपोर्ट कर दी। इसके साथ में वेपन को डिस्पोजल कर देती है। इधर दिखाता है सभी लोग अभी सेफ होती हैं और जहाँ तक कि जो हॉन्ग होता है उसको भी सेफली पहुंचा दिया गया होता है हॉस्पिटल में और बस सेफ होता है। इधर प्रिंसिपल बात कर रहे होते लूमिंग फे के साथ में और इसी इंसिडेंट की बात करते हैं और कहते हैं सच में रिटेन में और तुम्हारे प्रैक्टिकल में परफेक्ट स्कोर आया है, जो कि पूरे के पूरे एकेडमी हिस्ट्री में पहले हो तुम। लेकिन फिर भी तुमको कुछ थीसिस लिखने होंगे जो कि तुम्हें ड्रैगन किंग नोडल के ऊपर लिखने होंगे और ट्विन ड्रैगन्स के ऊपर जो कि नोडल किंग ने क्रिएट किए थे। वह तुरंत ही उसको एक फोटो दिखाता है जिसमें कि टैंक की बचपन की फोटो होती है, जिसको देखकर शौक रह जाता है। तो वह कहता है ऑफ कोर्स ड्रैगन किंग नोडल कोई और नहीं बल्कि टैंक ही था, इसीलिए उसको थोड़ी सी सांत्वना भी देती हैं और कहते हैं इस तरह से वह छुप कर रह रहा था अपनी ह्यूमंस के बीच में जहाँ पर लोगों की हेल्प भी करता था। लेकिन वैसे चिंता मत करो, जब से कॉन्स्टेंटाइन मरा है तब से वह अपने आप को डिस्ट्रक्शन मोड में ले आया और सबको डिस्ट्रॉय करने पर लग गया था, इसलिए इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है। लेकिन इसी चीज़ में उसको वह उसके पेरेंट्स का एक लेटर देते हैं जिसको पढ़ने के बाद वह काफ़ी शॉक्ड होता है, काफ़ी खुश भी। उसके पेरेंट्स ने लिखा होता है कि वे लोग 22 की एज में यहाँ से ग्रेजुएट हो चुके थे, सेम शायद वह भी कर पाएगा, इस वजह से काफ़ी इमोशनल होता है और वह उस और भी डिटेल्स मांग रहे होते हैं जो भी हुआ था उस इंसिडेंट में और जिस तरह से उसने उस समुद्र के अंदर क्या क्या किया। लेकिन इसमें से वह किसी को भी रिवील नहीं कर सकता है क्योंकि मिंग जी ने मना किया था, सीक्रेट रखने के लिए कहा था, और ऑफकोर्स वह इस चीज़ को मानने वाला है, इसीलिए इस चीज़ को सीक्रेट रखता है। प्रिंसिपल भी कहते हैं ठीक है मैं इस चीज़ से कोई दिक्कत नहीं, तुम सीक्रेट रखना चाहते, लेकिन
नेक्स्ट पे फिंगर के पास आकर कहता है कि मेरे बारे में ये सब पोस्ट किसने किया है ऑनलाइन, लेकिन तुरंत ही नॉक होता है जहाँ से कोई और ने सीजर आया होता है और कुकिंग थोड़ी असिस्टेंट चाहिए होती है इसीलिए आया होता है। लेकिन अचानक से कुछ टाइम बाद पता चलता है दोनों होती है उनके पास में आकर शिफ्ट हो चुकी होती है और तुरंत ही वो उसको कुछ चॉकलेट्स वगैरह देती है खाने के लिए। जिसके बाद फिंगर से कहती है तुम यहाँ से जाना नहीं चाहिए, वह तुरंत ही भाग जाता है। वह कहती है थैंक यू सो मच, जैसे तुमने वादा किया था प्रोटेक्ट करने के लिए, मैं इस चीज़ से काफ़ी खुश हूँ। नेक्स्ट पे आकर एक जगह बैठ जाता है और हाँ उसके पास एक पार्सल आया होता है जो कि मिंगजे की तरफ से होता है और अब वह इसके द्वारा उससे अच्छे से जब चाहे तब कॉन्टैक्ट भी कर सकता है, हम कॉन्टैक्ट पे अच्छे रहेंगे। और हाँ ऑफ कोर्स उसने जो मेमोरीज दी होती हैं, मैप्स की फुल डिटेल्स दी होती हैं, वह भी उसके लिए यूजफुल होने वाली हैं। इधर दिखाता है प्रिंसिपल, वह देख रही होती है एक ड्राइंग को जो कि लूमिंग फे ने बनाई होती है और उस ड्राइंग के अंदर दो लोग बैठे होते हैं एक विंडो के पास में, जो कोई और नहीं बल्कि लूमिंग फे लूमिंग जे बैठे होते हैं। तुरंत ही पर लूमिंग जे को पहचान लेते हैं और उस पूरी ड्राइंग को चला देते हैं। जिसके बाद वे कहते हैं लूमिंग फे को मैं पूरी तरह से वेलकम करता हूँ अपनी अकेडमी के अंदर। इसी के साथ में ये सीरीज यहीं पर एंड होती है। लेकिन सीरीज अच्छी लगी हो तो जस्ट कमेंट करो, नेक्स्ट पार्ट के लिए सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो अब और भी सामने सीरीज दिख रही हैं, उनमें से कोई भी देख सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड, तो गुड बाय, सायोनारा।